नमस्कार, सीबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में आज नवंबर सीरीज की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हुई है और वो ट्रेंड लगातार दिन भर कायम है। तो आज क्लोजिंग और खासतौर से सीरीज की शुरुआत को कैसे भापना चाहिए उस सब पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। बाजार में बुल्स की जबरदस्त वापसी, अंकों की डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी 19,050 के पार। निफ्टी बैंक 400 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों ने भरा जोश, लेकिन असली कहानी ब्रॉडर मार्केट में 9:1 का एडवांस डिक्लाइन। जोरदार पिटाई के बाद मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तगड़ा बाउंस बैक। दोनों इंडाइसेस आज 1.5 से 2% दौड़े। पीएनबी और कैनरा बैंक के अच्छे नतीजों ने पूरे पीएसयू बैंक्स में भरा जोश। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 4% ऊपर। पीएनबी, कैनरा, यूनियन बैंक 5 से 6% तक चढ़े। शानदार नतीजे और ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद 8% उछला श्रीराम फाइनेंस वायदे का आज टॉप गेनर बना। दूसरे एनबीएफसी शेयर जैसे कि एल&टी फाइनेंस, चोला और मुथूट फाइनेंस में भी 3% तक की तेजी। रिलायंस के आएंगे आज तिमाही नंबर्स और तिमाही आधार पर आय और मुनाफे में करीब 5% बढ़ोतरी का अनुमान। O2C बिजनेस में सुधार तो रिलायंस रिटेल के एबिडा में मजबूत ग्रोथ की उम्मीद। 182 रुपए के पार निकल सकता है जियो का आरपू। और रिलायंस के बोर्ड में शामिल होंगे आकाश शीशा और अनंत अंबानी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनेंगे अनंत अंबानी। शेयरधारकों ने पक्ष में दिए वोट। और 7वें इंडिया मोबाइल कॉन्फ्रेंस का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। कहा 5G ही नहीं 6G में भी भारत बनेगा वर्ल्ड लीडर। बोले सेमीकंडक्टर, स्पेस, AI के क्षेत्र में भारत के पास हैं बड़े मौके। सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और भारतीय मोबाइल कांग्रेस में दिवाली से पहले देश को जियो का बड़ा तोहफा। जियो इंफोकॉम ने देश के पहले सैटेलाइट बेस्ड गीगा फाइबर सर्विस को किया पेश। आकाश अंबानी बोले, जमीन, हवा, समुद्र और स्पेस हर जगह मिलेगी कनेक्टिविटी। ओके, चलिए हश्ता शो की शुरुआत करें। इससे पहले मैं जरा ये 2 स्टॉक्स एड्रेस करना चाह रहा था, सिप्ला और मारुति। बहुत शानदार नंबर्स, बहुत ही शानदार नंबर्स। और सिप्ला के नंबर्स तो खैर सेकंड क्वार्टर रनिंग आई पॉपिंग है। और बस सिप्ला के केस में होता क्या है कि ये पता करना ज़रूरी होता है कि कहीं कोई ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट तो नहीं था, उसकी वजह से तो नंबर्स अच्छे नहीं आए थे। लेकिन जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पर सिप्ला के, वो सारे के सारे नंबर्स बहुत ही शानदार थे। और मेरे ख्याल से जो पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा, हम स्क्रीन पे थे तब सिप्ला के नंबर्स आए तो मुझे लग रहा था कि अगले दिन री रेटिंग आएगी, वो आ गई थी। अब उस लेवल पे नहीं आएगी क्योंकि पिछले बार ऑलरेडी री रेट कर चुका है स्टॉक, तो इसके लिए। और दूसरा मेरे ख्याल से मारुति का नंबर बहुत ही शानदार है। मेरे ख्याल से बहुत समय के बाद मारुति इस तरीके के नंबर्स डिलीवर कर रहा है। और मारुति का जो स्टॉक है वो एक बार जरा मारुति की और वो 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट अगर एक बार दिखा दें आप, तो जो मारुति के नंबर्स आए हैं, ये खैर सिप्ला के नंबर 789 करोड़ से बढ़कर 1131 करोड़ के करीब हुआ यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट। और उसके अलावा एबिडा भी 1300 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 1704 करोड़ पर। और अब उसके बाद आप लेकर आइए मारुति के नंबर्स से, और एक बार मारुति का चार्ट 10,810 का इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो आपने 16 अक्टूबर को लगाया था। और मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ ऑब्वियसली। मुझे लग रहा है एक बार ये क्रॉस करेगा तो एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ मिलेगा मारुति में। और मारुति के नंबर्स बहुत ही शानदार हैं। 3,000 करोड़ के करीब का अनुमान था, 3700 करोड़ कॉस्ट कंट्रोल किए इन्होंने क्लियरली। और ये एक मार्जिन पर एक इम्प्रूवमेंट है। ये एक मेरे ख्याल से एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है। और मारुति में तो खैर हमें शुरू से लग रहा था एक बार नंबर्स अच्छे आने शुरू होंगे, उसके बाद शायद ये मुड़कर वापस ना देखे। खैर ये तो हो गई 2 नंबर्स की बात। अब आते हैं आज की मार्केट पर। और एक शानदार पुल बैक मार्केट में, एक सीरीज़ का पहला दिन। और कल की रिकवरी जो कल के सेकंड हाफ में थोड़ा क्लियर हो गया था कि मिड कैप का एक पेन खत्म हो रहा है। वो जो कल लास्ट के 1 घंटे में जिस तरीके से मिड कैप घूमे थे, और कल ही अगर हम और आधा घंटा ट्रेड करते तो कल ही मिड कैप ग्रीन में आ जाता। आज अच्छा खासा मूव आया मिड कैप का, 6:1 का एडवांस डिक्लाइन। लेकिन बड़ा सवाल मेरा यही है, और मैं फिर लोगों को ये कहूँगा,
एक दिन से मूव अपना व्यू ना चेंज Reversal करें। नहीं आ जाता है। हाँ, एक दिन से ना वंस swallow doesn't make a summer वाली बात है कि डेड कैट बाउंस है या नहीं, ये हमें आगे अगले 3-4 दिन में पता चलेगा। लेकिन आज की ट्रेड ने एटलीस्ट आपको एक सूदिंग तो दी है कि चलिए ठीक है, जो वन वे डिक्लाइन आ रही थी उस पर एक अरेस्ट जरूर लगा है। अनुज, मुझे सुबह में याद है आपने कहा था कि निफ्टी बैंक को लेकर आप इस समय कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन निफ्टी बैंक में भी एक साइजेबल रिकवरी देखने को मिली है। तो क्या उन लेवल्स के करीब पहुंचा है जहां पर थोड़ी सी हिम्मत की जा सकती है तेजी करने की, या फिर एक कॉल लेने के लिए? बिल्कुल। चलिए, आपने अगर बैंक निफ्टी की बात की तो पहले उसी से शुरुआत कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए, मैं क्यों अभी भी टिप्पणी करने से डर रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी में बड़ी रैली के बावजूद ये डेड कैट बाउंस है। ये 43,200 तक, मैं इस रैली पे यकीन नहीं करूंगा। 42,800 से 43,000 पहला रेजिस्टेंस है, और 43,100 से 43,300 200 डे मूविंग एवरेज, जब तक आप उसको वापस क्लीन करके उसके ऊपर नहीं बंद हो जाते तब तक मैं इस पे बहुत ज्यादा यकीन करूंगा नहीं। लेकिन निफ्टी की जहां तक बात है, निफ्टी में बहुत इंटरेस्टिंग है। 19,100 पहला रेजिस्टेंस है, और उसके बाद 19,255। मैं अभी भी कह रहा हूं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी आप ब्लाइंडली बाय ना करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये बस एक फ्रेश मूव की शुरुआत हो गई है। नॉर्मली थोड़ा कंसोलिडेशन लगता है मार्केट को। 19,255 बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन आप सपोर्ट कहां पर है? पहला 1900 पर, दूसरा 18,800 पर। खैर, वो बड़ा सपोर्ट हमारा 18,600 पर है। हर्षदा, एक मुझे जो फीलिंग ये आ रही है कि मार्केट में अभी एक लास्ट राउंड ऑफ करेक्शन बाकी है, 18,600 तक वाला, उसको भी शायद बैंक निफ्टी लीड करेगा। बीच बीच में इस तरीके के बाउंसेस आते रहेंगे, जैसा आज आया है, ठीक है, ये आते रहेंगे बीच बीच में बाउंसेस, लेकिन मार्केट का जो ओवरऑल वन वे टेक्सचर था ना, वो बिगड़ चुका है। उसको वापस रिक्लेम करने में थोड़ा टाइम लगेगा, और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्राइस एक्शन और लगेगा। ऐसे 3-4 दिन चाहिए हमको जिसमें एडवांस डिक्लाइन स्ट्रांग हो, और ऐसा नहीं कि 7:1 का स्ट्रांग एडवांस हो, 2:1 का एडवांस डिक्लाइन हो, 100-125 पॉइंट निफ्टी चले 3-4 दिन, ऐसा होगा तब जाके कॉन्फिडेंस वापस आएगा। तो अभी भी कॉन्फर्मेशन आना बाकी है, देखते हैं ये ट्रेंड फिर अगले हफ्ते जारी रहता है या नहीं, और आज के दिन फिर किन लेवल्स पर हम जाकर टिकते हैं। बाय द वे, हम डे हाई पर आ गए हैं। सुबह में 19,057 की ऊंचाई छुई थी, इस समय हम 19,060 को छू चुके हैं। इनफैक्ट 70 का लेवल भी आपको दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल स्थिति इस समय इंडेक्स पर बन रही है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिकली आप देखिए क्या एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया। एक तो स्टॉक का जो बड़ा ट्रेंड साबित होगा आज दोपहर के लिए, मारुति, उसका हमने मेंशन किया, लेकिन साथ ही तेजी की तरफ दो दूसरे काउंटर्स बैठ रहे हैं। उसमें आप ध्यान दीजिएगा, सिप्ला नंबर्स के बाद 3% ऊपर है, बजाज ऑटो में 2.5% तक की तेजी, HCL टेक 2.5% के गेंस पर, और कोल इंडिया में भी 3% से ज्यादा का इजाफा बनता दिखाई दिया है। ब्रॉडर मार्केट आप देखिए तो आज का आउट परफॉर्मर टॉप ट्रेडेड काउंटर है श्रीराम फाइनेंस। कल दोपहर में ही नतीजे आए थे और तभी दिख रहा था कि काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी। आज 7.5% ऊपर है। कैनरा बैंक की तरफ से भी एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन, वो स्टॉक 6.5% भागा। ट्रेंड लगातार दूसरा सत्र है जहां पर तेजी बनती हुई, कल गिरते बाजार में भाग रहा था, आज 5% का गेन। और जो स्ट्रॉन्ग काउंटर्स होते हैं वहां पर उनको लोगों को बस मौका चाहिए तेजी की पोजीशन लेने का, वो आपको परसिस्टेंट में आज दिखाई दे रहा है। चलिए, लेकिन मंदी कहां पर हो रही है? इंडस टावर्स कुछ लड़खड़ाता हुआ, एसीसी जहां पर मुनाफा वसूली है, मेट्रोपोलिस की चाल बिगड़ती हुई, और क्रॉम्पटन में आज हम देख रहे हैं कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली का ही दबाव बनता दिखाई दिया है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ बिकवाली के अंश देखने को मिले, लेकिन लार्जली मार्केट का जो मूड माहौल है वो तेजी की तरफ ही बनता दिखाई दे रहा है। चलिए, हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। फंडामेंटल्स पर आज शर्मिला जोशी से होगी डिटेल में बातचीत। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, समित चौहान और जतिन गेडिया को जोड़ेंगे। 220 पर आज हम रूबरू होंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के CFO सौरभ गुप्ता से। बहुत ही शानदार क्वार्टर इनके लिए भी रहा है, तो आगे का आउटलुक कितना मजबूत है उस पर होगी बातचीत। आज बाजार को मार्केट बंद होने के बाद रिलायंस के नतीजों का इंतजार रहेगा, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार, उस पर भी बातचीत करेंगे। 2:45 बजे के आसपास वेस्ट लाइफ फूड के MD सौरभ कालरा को भी जोड़ने वाले हैं हम कार्यक्रम में आगे। और फिर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी जुड़ेंगे। 3 बजे के आसपास डीलिंग रूम का जायजा, BTST ट्रेड्स, कल आने वाले नतीजे, बहुत सारा एक्शन। आई प्रॉमिस यू आपको अगले 1.5 घंटे में स्क्रीन पर CNBC आवाज पर दिखाई देगा। चलिए, ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। अब यहाँ से जो रिवर्सल आया है उस पर कितना भरोसा है और किन स्टॉक्स पर फोकस किया जाए? मानस, गुड आफ्टरनून। देखिए, हम सब कल मार्केट को गिरता देख रहे थे, आज चढ़ता देखा है, लेकिन क्या आप भी कॉन्फर्मेशन का इंतजार करेंगे जैसे अनुज मेंशन कर रहे थे?
तो देखिए बिल्कुल, जब भी कोई बहुत बड़ा क्रैक आता है, जैसा हमने पिछले करीब 7-8 सेशन में देखा, और इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस पे या इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स पे कोई भी स्टॉक या इंडाइसेस सपोर्ट लेते हैं, तो आई थिंक आपको सेकंड डे का वेट करना जरूरी है। पहला जो दिन होता है, पहला बाउंस बैक जो डे होता है, वहां पर बहुत ज्यादा कंफर्मेशन चार्ट्स पे आते नहीं है, जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट डे अगर वो रैली सस्टेन होती है और जो पिछला जो एक दिन पहले बाउंस बैक देखने को मिला था, उसके उसके हाइस के ऊपर स्टॉक या इंडाइसेस सस्टेन करते हैं, तब बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि ये सही जगह है जहां से रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, वहां पर रिकवरी देखने को मिली, कल के हाइस के ऊपर सस्टेन हो रहा है। अगर अभी केवल एक ट्रेडिंग कॉल लेना है, देखिए मैं अभी बड़े रिवर्सल के लिए नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन एक बाउंस बैक पे डेफिनेटली बनता है। यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए निफ्टी में। एक स्टिक स्टॉप लॉस 18,970 के नीचे लगाइए। ऊपर की तरफ जो पूरा क्रैक हमने देखा था, उसका 38.20% रिट्रेस हो सकता है। उस केस में 19,225 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एक बाउंस बैक प्ले है जहां 18,970 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी में एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। ओके, तो एक लॉन्ग कॉल अटेम्प्ट किया जा सकता है, ये मानस की राय है। काबा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा, कौन सा स्टॉक निकाला है आपने? लॉन्ग साइड निकाला है और वो है गोदरेज कंज्यूमर। बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया बेस बना है, डबल बॉटम बना है, टेक्निकल रूप से 988 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाना चाहिए 978, बस 10 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 1000 पार कर लेगा, 1010 तक जा सकता है गोदरेज कंज्यूमर। तो यस, गोदरेज कंज्यूमर पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। लॉन्ग साइड पर गोदरेज कंज्यूमर। कविता जी, तेजी मंदी क्या कर रही हैं? गुड आफ्टरनून हर्षा जी। सो तेजी ही थी गोदरेज सीपी पर, बट अपार्ट मुझे लग रहा है वोल्टास पर ध्यान देना चाहिए। वोल्टास अपनी वीकली एवरेजेस और डेली एवरेजेस को क्रॉस करने में है, सो लिटिल प्रीएम्प्ट कर रही हूँ। कल भी स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है, सो एक या दो दिन का पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से इस ट्रेड को लीजिए। 848, 849 के प्राइस टारगेट्स के लिए वोल्टास पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अंटिल ये काउंटर अपने 825 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, इसमें एक बाय पोजीशंस के लिए। जब तक 825 के ऊपर है तब तक तेजी में रहे, और 848 आपका पहला टारगेट रहेगा वोल्टास में। राजेश जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी, देखिए ट्रेड तो थोड़ा बेरिश ही रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि जो रैली में एक्सपेक्ट कर रहा था वो ऑलमोस्ट वी आर ऑन द पीक ऑफ इट। तो एटलीस्ट फॉर द डे मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव हो चुका है निफ्टी में। बट एनीवे, दोनों साइड के ट्रेड मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बर्जर पेंट इसी को सेल करेंगे। 550 का स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड इसका जो टारगेट दिखता है वो रहेगा करीबन 510 का। तो इसे सेल इन बर्जर पेंट में आप कह रहे हैं मंदी का ट्रेड, तो ये फिलहाल पूरा रिवर्सल नहीं हुआ है। एक दो मंदी के ट्रेड्स भी आप ले सकते हैं, बर्जर उनमें से शामिल है। मानस, आप क्या दे रहे हैं, तेजी या मंदी? देखिए तेजी का ही ट्रेड रहेगा और वो मारुति पे रहेगा। पिछले अगर आप 5 हफ्ते देखिए तो लगातार मारुति ने 10,700 से लेकर 10,750 की रेंज में रेजिस्टेंस फेस किया है। लेकिन एक वीक मार्केट में इतना बड़ा ब्रेकआउट आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। 10,800 के ऊपर मारुति का निकलने का मतलब ये है कि कम से कम 700 से 800 रुपए की रैली मारुति में करंट लेवल से देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो करंट लेवल्स पे आप एक खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। आपके स्टॉप लॉसेस 10,650 के नीचे रहेंगे और टारगेट रहेंगे 11,250 के आसपास। आई थिंक ऑप्शन में ट्रेड लेना, इस लेवल पे तो ऑप्शन में ट्रेड लेना बनता है, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 10,900 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 238 का स्टॉप लॉस लगाइए, 159 का स्टॉप लॉस, 238 का प्राइस चल रहा है, 159 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है और ऊपर की तरफ 400 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया। आई थिंक बेहतर रहेगा कि ऑप्शन में मारुति का ट्रेड लेना चाहिए। अच्छा मूव आ गया, लगभग 3% भाग चुका है स्टॉक नंबर्स के बाद। तो ये रुक तो कर रहा है 11,250 की तरफ, तो आप ऑप्शन में ट्रेड लेंगे तो ज्यादा सेफ है। 10,900 का कॉल लेने की सलाह है जो 241 पर है। 400 तक के लेवल्स आ सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 4% के गेन्स ये स्टॉक दिखाता हुआ, ये एक टॉप ट्रेडेड काउंटर है। शर्मिला जी, इसी पर पहले मैं राय आपकी लेना चाहूंगी। नंबर्स में मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद आया वो है इनका मार्जिन का फिगर। 9.3% से जंप करके 13% के मार्जिन, तो लगभग 400 बेसिस पॉइंट का इजाफा। जहां पर कुछ प्राइस हाइक्स हुए हैं तो क्लियरली उससे मदद मिली है। लेकिन ये स्टॉक जो पहले ही री रेट हो चुका है, अब यहां से आगे किस तरह की चाल दिखा सकता है?
मेरे हिसाब से और भी ऊपर जा सकता है यहाँ से। एक तो आपने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। एक जमाना था जब हम 18% के ऑलमोस्ट मार्जिन देखते थे मारुति पर, और फिर जो 10% के नीचे सिंगल डिजिट देखा वो एक शॉकर था। लेकिन ये जो इम्प्रूवमेंट है, आई थिंक इट इज मोर देन जस्ट प्राइस हाइक। आई थिंक डेफिनेटली कॉस्ट पर कंट्रोल किया गया है। और जिस तरह के नंबर्स मारुति डिलीवर कर रही है इन द पैसेंजर व्हीकल, मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 10 कार्स देखेंगे तो बारिंग 1 और 2 सभी मारुति के ही रहते हैं। तो स्टॉक ऊपर भी गया था पिछले क्वार्टर के नतीजों के बाद, लेकिन ये करेक्शन में नीचे आया है। तो आई थिंक दैट इजिली 11,500 लेवल टारगेट शुड बी पॉसिबल फॉर मारुति। तो मेरी राय तो पॉजिटिव ही रहेगी। राय आपकी एकदम पॉजिटिव, और रुझान भी अच्छी खासी तेजी का इसमें बनता हुआ दिखाई दिया है। एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड है। अच्छा, इस पर इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करने वाले आदित्य वेलंकर को भी हम जोड़ने वाले हैं। तब तक आप शर्मिला जी, आपने क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया ये बताइए। आई गो विद पीएनबी। मेरे हिसाब से जिस तरह के नतीजे आए हैं पंजाब नेशनल बैंक के, और सबसे अच्छी बात जो नतीजों की मुझे लगी, प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह वो सब तो अच्छी थी ही, लेकिन जो एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट देखी गई है मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छी चीज है। क्योंकि पीएनबी का थोड़ा जो पिछले 1-2 साल बीते थे उनके वो पूरे एपिसोड के बाद, तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ा स्ट्रगल था इन टर्म्स ऑफ कि इस एसेट पिक्चर को किस तरह से इंप्रूव किया जाए। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि वो रिजल्ट्स में भी दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से। तो पीएनबी इनफैक्ट क्लियरली नंबर्स में काफी अच्छा खासा रुझान दिखा रहा है। जो आप इंसिडेंट की बात करें नीरव मोदी का, अब पता नहीं उनका हुआ क्या, कोई अपडेट ही नहीं है काफी समय से, यार, है ना? नॉट हर्ड एनीथिंग, नॉट हर्ड एक्चुअली। तो अब लग रहा है बाजार भी भूल रहा है उस मामले को, लेकिन बैंक उस पर्टिकुलर हादसे से उभर कर आया है और उन्होंने अपनी दरअसल क्रॉस चेकिंग होती है, जिनको लोन देते हैं, अपनी एनपीएस काफी सुधारे हैं। उसके बाद यहाँ पर वो रिजल्ट्स अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एसेट क्वालिटी में काफी सुधार है पीएनबी के इस पर्टिकुलर क्वार्टर में एक बार फिर। चलिए, मारुति को हम बात कर रहे थे। इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर करीब 4% के गेन्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट आदित्य वेलेकर है। आदित्य, गुड आफ्टरनून। एबिटा फ्रंट पर, मार्जिन फ्रंट पर, सब में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एक तो कितना सस्टेनेबल है ये परफॉर्मेंस, और क्या ये स्टॉक यहाँ से अब री-रेट हो सकता है? या गुड आफ्टरनून। या रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है, अबाउ एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आया है। कंसेंसस और हमारे एस्टिमेट से भी उसको सरपास किया है। आगे अभी थोड़ा सा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो मारुति के प्रोडक्ट्स है उसका एक पीक रिफ्लेक्शन है ये रिजल्ट्स, बिकॉज अभी होलसेल नंबर्स उन्होंने जो बढ़ाए थे ये फेस्टिव सीजन को कैटर करने के लिए, तो उनके वजह से, और ओवरऑल जो एसयूवी पोर्ट का जो शेयर, जो मार्केट शेयर गेन हुआ है और उनका एसयूवी का शेयर जो बढ़ा है उसका ये पूरा रिफ्लेक्शन आया है रिजल्ट्स में। आगे जाके ये सस्टेन में भी इंक्रीमेंटल गेन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज अभी नए प्रोडक्ट पाइपलाइंस उनके कितने हैं ये देखना पड़ेगा। अभी मोस्टली इन FY 25-26 वो कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आगे लाने का उनका प्लान है, तो डेफिनेटली मीन्स वो आगे के जो मॉडल्स है उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पोर्टफोलियो है उसके ऊपर एक मार्केट नेक्स्ट री रेटिंग का पोजीशनिंग ले सकता है। तो बेसिकली अभी नेक्स्ट फेज में वो एक्सपांशन करने वाले हैं उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 2 मिलियन व्हीकल्स टू एडिशनल 2 मिलियन यूनिट्स ऑफ व्हीकल। तो आगे का जो एक दशक है मारुति के लिए वो एक एक्सपांशन फेज है, जिसकी वजह से कैपेक्स थोड़ा सा ज़्यादा होने वाला है और कैश फ्लो में थोड़ा सा उसकी वजह से प्रेशर आएगा। सो स्टॉक का री रेटिंग या स्टॉक का जो आगे का रुझान जो रहेगा वो मोस्टली उनके प्रोडक्ट इंटरवेंशंस और उसका क्या रिएक्शन आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो आपका टारगेट क्या रहेगा, और इस समय आप अपने क्लाइंट्स को क्या सजेस्ट कर रहे हैं? 10,785 पर स्टॉक लेना है? अभी हमारा टारगेट जो पहले से था वो 11,800 का था, तो अभी ये कॉल थोड़ी देर में 5 बजे कॉल है, उसके बाद हम टारगेट को रिवाइज करेंगे। मोस्टली यहाँ से 10% अपसाइड तो हम रखेंगे, तो बाय ही रखेंगे, बट उसके ऊपर री रेटिंग डेफिनेटली थोड़ा सा डाइसी है। थोड़ा उसके जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि उसके ऊपर 10% एंड अबाव रखने के लिए
एक मार्केट का जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, नए लॉन्चेस है, ये सब चीज़ें मैटर करेंगी. सो अपसाइड मैक्स 10% के आसपास हो सकता है यहाँ से. तो यहाँ से और 10% की बढ़त देखने को मिल सकती है. उसके ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा तो काफी कुछ कर चुका है ये स्टॉक. देखते हैं अब कौन कॉल में क्या हाइलाइट्स निकल कर आती है. बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य हमारे लिए समय निकालने के लिए. वो स्टॉक आपके सामने, इनका 11,800 का टारगेट है, तो फिलहाल वो बरकरार. अब देखते हैं सोमवार को जब रिपोर्ट्स आएंगी उस पर और क्या कहा जाएगा. चलिए कुछ और स्टॉक्स आपके लिए लेकर आते हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है. मारुति के नंबर्स देख टाटा मोटर्स में भी थोड़ी सी रौनक बढ़ती हुई. इनफैक्ट 2.5% ऊपर ये स्टॉक भी आ चुका है. कल का टॉप लूजर आपको याद होगा M&M था. M&M फ्लैटिश है लेकिन 1% के गेंस दिखा रहा है. राजेश जी, टाटा मोटर्स M&M तो कल शॉर्ट करके गए थे हम, आज थोड़ी सी रिकवरी आई है. आज क्या करना है? हर्षदा जी देखिए, अगर M&M का स्ट्रक्चर देखे तो कल इसमें एक वीकनेस आया, और वो जो कल का वीकनेस थे ऑब्वियसली एक्सपायरी का था. लेकिन आज मुझे लगता है कि ये इनसाइड डेज, हम इसको टेक्निकली इनसाइड डेज करते हैं. 1550 ऑन हायर साइड है और 1500, ये 50 पॉइंट में M&M घूमेगा. लेकिन टाटा मोटर्स मुझे थोड़ा वन नॉच आप कह सकते हैं कि ट्रेड लेने के लिए बेहतर लग रहा है. मेरे हिसाब से टाटा मोटर में यहाँ पे ट्रेड होगा जैसे ये 650 का लेवल पार करेगा, उसके बाद शॉर्ट कवरिंग तेज होगी 670 675 तक. तो ट्रेड लेना है तो थोड़ा प्रीएम्प्ट करके हम लेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस तो रखना पड़ेगा 630 का, जो आज के दिन का लो है. तो टाटा मोटर, अगर मुझे दो में से चुनना है देन नेक्स्ट विल बी टाटा मोटर. ओके, अगर दो में से एक है तो टाटा मोटर्स में तेजी करे. 650 के पार निकलेगा तो 675 जाने के चांसेस हैं. इस समय 642 के आसपास ट्रेड करता हुआ. अच्छा शर्मिला जी, हम बात कर रहे थे PNB की. ये श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर आपकी नजर गई है क्या, या फिर श्रीराम फाइनेंस पर रादर, जो कंपनी का अब नया नाम है? बहुत ही तगड़े नतीजे, और कल दोपहर में हम उसी की एनालिसिस कर रहे थे स्क्रीन पर. आज 8%, ब्रोकरेजेस ने डबल थम्स अप दिया ऑफ सॉर्ट्स. यस एब्सोल्युटली. और मुझे लगता है कि मैं थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट को भी सुन रही थी, तो आई थिंक ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे कि जिस तरह के नतीजे आए हैं, श्रीराम फाइनेंस हो या बजाज फिनसर्व हो, दोनों के नतीजे बहुत बेहतर आए हैं. और मेरे हिसाब से दोनों के लिए एक थम्स अप ही रहेगा. दोनों के लिए एक थम्स अप. और स्टॉक्स में हमने देखा है काफी तगड़ी तेजी बनती हुई, खासतौर से श्रीराम फाइनेंस आज का आउट परफॉर्मर है. अगला पड़ाव क्या रहेगा आपका कविता जी श्रीराम फाइनेंस में, बताइएगा. Yeah, Harshita ji. So Shriram Finance is currently it's like 937 के levels पर है. इसने एक काउंटर अपने पिवट्स लेवल के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिख रहा है. मुझे लग रहा है फर्दर अपसाइड मूव इस काउंटर में आपको 965 के लेवल्स है ये काउंटर पर, एंड दैट शुड बी ऑफ 1925. 1965 आप कह रही हैं, 1965 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे. थोड़ा सा शॉर्ट टर्म टारगेट है. मोमेंटम देखने को मिल रहा है करीब 8% तक के गेन्स. अच्छा, कविता जी का लिंक थोड़ा सा बिगड़ रहा है, तो उसको प्लीज री एसेस करें और रीलिंक करें और फिर इनको जोड़ेंगे. ये है फिलहाल श्रीराम फाइनेंस पर एक बाय कॉल. चलिए अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की. और डिक्सन का स्टॉक पहले तो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे. खुला ये मजबूत और उसके बाद थोड़ा सा शांत हुआ है. वैसे नतीजे जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं, शानदार रहे हैं. रादर आय में करीब 28% की बढ़ोतरी देखने को मिली. कंपनी का नेट प्रॉफिट 47% से ज्यादा बढ़ा है. मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला. अब यहां से आगे का आउटलुक क्या है, और खास तौर से मोबाइल सेगमेंट में जो ग्रोथ देखने को मिली है वो कितनी बरकरार रहेगी, उस पर हमारे साथ कंपनी के CFO सौरभ गुप्ता है. गुप्ता जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर. जहां से आउट परफॉर्मेंस हुई है उसी पर पहले चर्चा कर लेते हैं. आपका मोबाइल सेगमेंट काफी तगड़ी रेवेन्यू ग्रोथ, तो आपने कुछ नए क्लाइंट्स ऑन बोर्ड किए हैं, उसका कुछ रिफ्लेक्शन है या फिर वो थर्ड क्वार्टर में ज्यादा दिखाई देने वाला है मोबाइल सेगमेंट के लिए? सो क्लियरली अगर आप मोबाइल हमारे लिए सबसे लार्जेस्ट ट्रिगर फॉर ग्रोथ है, बोथ रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी का. तो उसमें जो हमने नए कस्टमर एक्विजिशंस करे हैं, उनमें से कुछ का रैंप अप हो गया है और कुछ का रैंप अप इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में होगा. और हमें इस वाले वर्टिकल में हमें कुछ और नए कस्टमर अकाउंट एडिशंस भी और लग रहे हैं, जिनसे हमारी बातचीत चल रही है, जो हमें होपफुली हम Q4 तक कंक्लूड करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के. तो क्लियरली
इस साल और आगे वाले साल में, अगले साल में सबसे ज्यादा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इस वाले वर्टिकल से आएगी। आपने इनफैक्ट कहा था कि आप नोकिया के लिए एक्सपोर्ट्स शुरू करने वाले हैं, क्या वो हो चुका है? साथ ही Xiaomi के साथ जो टाई अप हुआ था, क्या वो इन नंबर्स में रिफ्लेक्टेड है या फिर थर्ड क्वार्टर में दिखाई देगा? तो Xiaomi के जो नंबर्स हैं वो अभी हमने इस महीने से प्रोडक्शन शुरू करा है, बट अभी इनिशियली 2-3 महीने वॉल्यूम्स कम रहेंगे। ये रैंप अप स्टेबलाइज Q4 तक जाके होगा, जनवरी तक जाके होगा, और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम्स हमारे बढ़ेंगे। हमारा एक बार हमने इनिशियली जो रैंप अप करने के बाद हमारे वॉल्यूम्स Q4 तक बढ़ेंगे। नोकिया के लिए अभी हम फिलहाल डोमेस्टिक मार्केट के लिए कर रहे हैं फीचर फोन्स, और आगे आने वाले महीनों में चांसेस है कि हम उनके लिए एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स भी करेंगे। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इसके अच्छे नंबर्स थे, और अच्छे नंबर्स थे लार्जली जो सबसे बड़ा सेगमेंट है इस समय वो मोबाइल फोन्स का, उसमें तगड़ा अट्रैक्शन था। सौरभ जी हाय, गुड आफ्टरनून। अच्छा, मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था Q2 के एंड के नंबर्स के बाद 57% रेवेन्यूज मोबाइल से, 29% कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से। जब आईपीओ आया था तब उस समय सिर्फ हम लोग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ही चर्चा करते थे, और आज ओवर द इयर्स पूरी तरह से बिजनेस बदलते ही चले जा रहा है। अच्छा, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल है शायद आपके लिए, उसमें साल दर साल 4% की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ये लार्जली इस समय कंज्यूमर सेंटिमेंट्स का वो रिफ्लेक्शन है कि मार्केट पस्त पड़ा हुआ है? अगर ऐसा है तो अब वो कह रहे हैं सब फेस्टिव डिमांड, फेस्टिव सीजन आ रहा है, एक्सपेक्ट करूं हालात सुधरेंगे या दिक्कत कुछ और है? नहीं, तो देखिए इस बार अगर आप फेस्टिव सीजन देखें तो वो थोड़ा एक्सटेंडेड फेस्टिव सीजन है, क्योंकि लास्ट ईयर दिवाली आपकी Q3 में थी, अक्टूबर में थी, एंड इस बार दिवाली 12 नवंबर की है। तो क्लियरली जो फेस्टिव सीजन थोड़ा स्पिल ओवर हुआ है Q3 में, तो उसका इम्पैक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का सेल का इम्पैक्ट आपको Q3 में बेटर दिखेगा, Q3 में भी दिखेगा। तो ओवर 9 मंथ हमारे नंबर्स इवन बेटर दिखेंगे जो आपने Q2 में देखे। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा, अभी हमारी सेल जो कस्टमर के साथ है, हमारे प्रिंसिपल कस्टमर के साथ है, वो अच्छी ऑर्डर बुक है, लेकिन इसका रियल टेस्ट तब होगा जब जो एंड कंज्यूमर है वो दिवाली के बाद या दिवाली के नेक्स्ट 2 हफ्ते हैं जो, उसमें कितनी सेल करता है, मतलब परचेज करता है। तो वो डिटरमाइन करेगा कि आगे नवंबर में और दिसंबर में इसके क्या डिमांड आउटलुक रहता है। बट अदरवाइज अगर आप देखें तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में थोड़ी सी वॉल्यूम डिप है हमारी बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन ऑफ फेस्टिव सीजन। बट अगर वैल्यू वाइज देखें तो हमारा ऑलमोस्ट फ्लैट रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर, क्योंकि उसमें कुछ हमारी दूसरे वर्टिकल की भी इनकम होती थी लास्ट ईयर तक, उसको अगर हटा के देखेंगे तो हमारी फ्लैट ग्रोथ है ना। इलेक्शंस आते हैं तो लिकर की शेयर बढ़ जाती है, हालांकि कंपनीज कहती हैं ऐसा कुछ होता नहीं। सौरभ सर, इस बार सब कह रहे थे कि वर्ल्ड कप हो रहा था तो टीवी की सेल्स बढ़ गई, ऐसा लार्जली सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स कैरी कर रही थी कि सारी बड़ी कंपनीज ऐसा कह रही हैं कि सरप्राइजिंगली सेल्स पिकअप कर गई, जबकि दिन अच्छे नहीं थे जनरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की खरीदारी के लिए, बाकी सारे सेगमेंट में नहीं था, पर टीवी सेल्स बढ़ रही थी। ये आपके क्लाइंट्स ने ऐसा विटनेस नहीं करा क्या? मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के हिसाब से लेके कुछ एक्स्ट्रा सेल्स नहीं हुई है। नॉर्मल अभी सेल दशहरे पे बिग बिलियन डे जो गया है पीछे, उसमें सेल्स अच्छी रही है, कुछ राखी पे सेल्स अच्छी रही, बट वर्ल्ड कप को लेके मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा सेल्स हुई हो। तो हमें इसे ऐसे देखना चाहिए कि मोबाइल की सेल्स पिकअप हुई हैं कि नहीं, क्योंकि आजकल तो मैच भी लोग मोबाइल पर देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये पिकअप दिवाली तक और उसके बाद वाले कुछ हफ्तों में दिखाई देगा, जो आपने गाइड किया था FY24 के लिए कि आप वॉल्यूम्स करीब 3.6 से 3.7 मिलियन यूनिट्स अचीव कर लेंगे, वो हासिल हो पाएगा या नहीं? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि कंज्यूमर सेल पे डिपेंड करता है, ये दिवाली का नेक्स्ट 2-3 हफ्ता इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी सेल अल्टीमेटली कस्टमर को हो रही है, हमारे प्रिंसिपल कस्टमर को, बट उनका जो रियल रिटेल कस्टमर है उनकी सेल कैसी रहती है नेक्स्ट 2-3 हफ्ते में, वो डिटरमाइन करेगा कि वेदर हम लोग फ्लैट रहेंगे 3.5 पे या उसमें कुछ 5 से 10% की ग्रोथ आ सकती है। अच्छा, ठीक है, तो इसका मतलब है लार्जली अभी भी नियर टर्म ग्रोथ तो आपका वो मोबाइल से ड्राइव करेगा। अभी तो Xiaomi के वॉल्यूम सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में पिकअप होते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी पॉकेट जो क्लोजली वॉच आउट कर रहे हैं सब स्ट्रीट्स में, वो लैपटॉप्स को लेकर लास्ट रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी, वो आप क्लैरिफाई करो क्या अपडेट्स हैं कि आप यूएस और चाइना के कुछ हार्डवेयर कंपनीज के साथ
बातचीत कर रहे हो लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। क्या चल रहा है सौरभ सर वहां पर? कितना बड़ा गेम हो सकता है? किन से बातचीत चल रही है? किस तरह का बिजनेस आप एंटिसिपेट कर रहे हो? लैपटॉप की एक गवर्नमेंट की एक पीएलआई स्कीम है जिसमें हमने अपनी एप्लीकेशन डाली है और उसका अप्रूवल मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट आने वाले कुछ हफ्तों में आ जाना चाहिए। उसमें हमने गवर्नमेंट के साथ 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कमिट करी है 6 सालों में स्टार्टिंग नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और एक रेवेन्यू कमिट किया है अराउंड 45,000 करोड़ का। तो हमें लगता है कि लैपटॉप की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर आप इंडिया की मार्केट देखें तो ऑलमोस्ट 70 से 75,000 करोड़ के लैपटॉप और टैबलेट इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें पीएलआई लेके आई है और गवर्नमेंट इसमें कुछ हद तक एक रिस्ट्रिक्शन भी डाल रही है लैपटॉप्स और टैबलेट्स में। अभी लाइसेंसिंग देगी, उसका अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए। तो अल्टीमेटली ये बहुत बड़ी मार्केट है जो हमें लगता है कि हम उसके एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बन सकते हैं। तो मोबाइल के बाद कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और आईटी हार्डवेयर हमारे सबसे 2 लार्जेस्ट वर्टिकल होंगे। अच्छा, लाइटिंग सेगमेंट जो आपके लिए थोड़ा सा इस क्वार्टर में ड्रैग था, अब दबाव क्यों आ रहा है और यहाँ पर रिकवरी के कुछ आसार हैं क्या इन द कमिंग क्वार्टर्स H2 में? लाइटिंग में क्लियरली हमें ये स्लगिशनेस दिखती है डिमांड में, और वो और कंपनीज के रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्टेड है। ये डिमांड काफी स्लो है। और दूसरा, इसमें एक चेंज इन टेक्नोलॉजी हुआ है हमारे एलईडी बल्ब में, जो हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट है हमारे लाइटिंग पोर्टफोलियो में। उसमें ऑलमोस्ट 25 से 30% का प्राइसिंग इरोजन हुआ है। चेंज इन टेक्नोलॉजी मतलब प्राइस गिरे हैं, जो हमारे रेवेन्यू को भी इफेक्ट कर रहा है। अब इन कैटेगरीज में हम लोग काफी नई चीजें कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रिप लाइटिंग में आ रहे हैं, उसका अच्छा रिस्पॉन्स है। स्मार्ट लाइटिंग में आ रहे हैं, हम प्रोफेशनल लाइटिंग में आ रहे हैं, जो कि Q4 से हमारे सोल्यूशंस लॉन्च हो जाएंगे। प्लस हमारे कुछ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो क्लियरली एलईडी बल्ब एज अ कैटेगरी में हमें थोड़ा चैलेंज लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, बट अदर कैटेगरी में हम लोग वर्क कर रहे हैं एंड होपफुली आगे आने वाले क्वार्टर में हम लोग बेटर परफॉर्मेंस करेंगे इस वर्टिकल में। बहुत हो गई टॉप लाइन की बात, कौन से वर्टिकल क्या वर्टिकल। सौरभ सर जाते जाते मेरी तरफ से आखिरी सवाल, वो बॉटम लाइन रिलेटेड। इस बार मार्जिन एक्सपैंड हुए, 3.8 वाले 4% पे आए। अब इस तरह के प्रोफाइल ऑफ बिजनेस में क्या 4% उसके इर्द गिर्द ही डुएबल है, या आपके एस्पिरेशनल मार्जिन कुछ और है? हमें लगता है, देखिए हमारी मेजॉरिटी ग्रोथ मोबाइल वर्टिकल से आएगी। और मोबाइल अगर आप देखें तो वो स्लाइटली लोअर मार्जिन बिजनेस है एज कम्पेयर टू अदर वर्टिकल्स। तो हमें लगता है ये मार्जिन प्रोफाइल, बट सिंस एट द सेम टाइम हम लोग काफी हमारी ऑपरेटिंग लेवरेज बेनिफिट आ रहा है। हम लोग मोर एंड मोर बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, ओन डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं, वो सब पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं मार्जिन को। तो हमें लगता है हमारा मार्जिन प्रोफाइल अराउंड 3.8 to 4% के आसपास रह सकता है, ये रेंज में रह सकता है। सौरभ गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट अगले 2 क्वार्टर्स के लिए। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज आपके सामने वो स्टॉक लेकर आते हैं, नतीजे अच्छे, लेकिन आज आप देखिएगा चलते बाजार में सिर्फ 25 रुपए की ही बढ़त दिखा रहा है। गावा जी, चार्टी के लिए क्या स्थिति बन रही है? अब 53.67 पर क्या किया जाए? डिक्सन का जो चार्ट है उसके हिसाब से अच्छा अपमूव तो नजर आ रहा था, सूरज देखा था मैंने, और लगता है अपमूव होना चाहिए, लेकिन इतना है कि साइडवेज जोन पर है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 5300 के आसपास है, लेकिन जो रियल मूव आएगा जब वो 5500 के ऊपर पार कर लेगा, तब देखेंगे 5600 तो 6000 भी देखेंगे। मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है, इतना है कि थोड़ा साइडवेज मूव से बाहर निकलना वो जरूरी है। लेट्स सी हाउ इट गोस, बट सो फार लुक्स ओके। ओके, डिक्सन टेक थोड़ा ऑफ डेज हाई ट्रेड करता हुआ, नंबर्स बढ़िया थे और मैनेजमेंट की कमेंट्री बढ़िया है, और इस समय फोकस थ्रस्ट है मोबाइल फोन्स पे, और वहीं से नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ भी, नियर टर्म ग्रोथ वहीं से चैनलाइज होगी। आप लोग बहुत डिटेल में मारुति की चर्चा कर रहे थे, सिप्ला के नंबर, मारुति के गजब के नंबर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। खैर वो स्टॉक बढ़िया, और उसका हाईलाइट, ऑटो कंपनीज की हाईलाइट होती है उनकी मार्जिन परफॉर्मेंसेस, क्योंकि लार्जली वॉल्यूम का नंबर पता होता है। तीनों हर मंथ के आ चुके थे, तो मारुति का वो कमेंडेबल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, और ऐसे ही सिप्ला का। खैर सिप्ला में सब सुनना चाहते हैं, प्रोमोटर्स में टसल के अपडेट्स आ रहे थे, फाइनली फैसला क्या लिया है अपना स्टेक बेचने के लिए, लेकिन नंबर से कोई कंप्लेंट नहीं। 22% के मार्जिन 26% पे आए, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था बढ़ेंगे, लेकिन 22 का 23 मान रहे थे, 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट मान रहे थे, आ गया है ऑलमोस्ट 300-400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, इसीलिए सिप्ला का स्टॉक बढ़िया कर रहा है। सतपथे साहब, चार्ट्स पे सिप्ला कैसा प्लेस्ड? आशीष जी, मुझे लगता है चार्ट पे बेहतरीन है। इनफैक्ट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, वो हमारे लिए अच्छा है,
क्योंकि हम लॉन्ग यहाँ पे बना सकते हैं। सो एज पर द लेवल इज कंसर्न 1180 ये सपोर्ट है। 1180 के आसपास हमें बाय करना है, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1170, सिर्फ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अगर 1165 का स्टॉप लॉस सेफ होगा। 1165 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला में लॉन्ग करे, जो टारगेट दिखता है या कह सकते हैं रेजिस्टेंस है, वो है करीबन 1240 का। तो सिप्ला ये बाय साइड का काउंटर रहेगा। सिप्ला बाय साइड का काउंटर। अच्छा, एक और चीज, यूएस का जो ब्रेकडाउन आ रहा है सिप्ला के केस में, यूएस सेल्स एस्टिमेट था $220 मिलियन का, $229 मिलियन आई हैं, अच्छी रही हैं, 28% तक का इजाफा वहां पर। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंपनी कह रही है कंटिन्यू कर रहा है, कई सारे एसेट्स में दरअसल इन्होंने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। लेकिन स्टॉक जिसने एक अच्छा पीक दिखाया था, करीब 1200 तक पहुंचा, ऊपरी लेवल से हल्का हुआ है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अभी भी है इधर ट्रेड लेने की। अच्छा, इस बीच जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि हमें एक पुल बैक देखने मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में, जो कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर में 19,160 से लेके 220 तक का एक पोटेंशियल अपसाइड हमें लगता है, तो हम लॉन्ग साइड के ट्रेड के साथ जाना चाहेंगे। और जो मेरा पिक होगा वो कोल इंडिया पे होगा। तो कोल इंडिया में एक वीक का करेक्शन हमें देखने मिला है, फॉलिंग चैनल में से आज के ट्रेडिंग सेशन में ब्रेकआउट दिया है। तो हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, और कंसीडरिंग एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें फर्दर अपसाइड पोटेंशियल हो सकता है। तो कोल इंडिया हम बाय करके चलना चाहेंगे। हमारा स्टॉप लॉस 309 रुपए का रहेगा, और हम टारगेट 328 और 333 के लेके चलेंगे। बिल्कुल ठीक। कोल इंडिया बढ़िया कर रहा है, आज के बाजार में 3-3.5% का उछाल है, और जतिन जी कह रहे हैं कि यहां से और अच्छे अपटेक्स देखने को मिलेंगे। ये उनका शेरखान रिसर्च डेस्क का एक प्रेफर्ड ट्रेडिंग आइडिया इस समय का। 309 पे स्टॉप, 328 और उसके बाद 33 तक के लेवल्स। ऐसी कुछ और बढ़िया स्टॉक पिकिंग के सिलसिले की आगे शुरुआत करेंगे जब 4 का चौका लेकर आएंगे। एक काम कर रहा हूं, 4 का चौका का टीजर दे देता हूं ताकि सारे एक्सपर्ट्स एक बढ़िया आइडिया के साथ रेडी रहें। दिखाइए भाई 4 का चौका, और दिखाइए सस्ता ऑप्शन। सस्ता ऑप्शन के लिए जाऊंगा मैं मानस के पास। मानस, एक बढ़िया सा संडे के मैच से पहले टिकट का पैसा जुटाने के लिए एक सस्ता ऑप्शन आइडिया। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सतपुते साहब के पास। सतपुते साहब, इतना कमाई हो जाए कि अपन दोनों फिर मानस के पास लखनऊ पहुंच जाए। चार्ट का चमत्कार कविता जी के पास जाएंगे, और मिड कैप फंडा के लिए शर्मिला जोशी भी है। अरे वाह भाई शर्मिला जी, आपके पास आऊंगा एक बढ़िया सा मिड कैप फंडा के आइडिया के लिए। खैर, ये हो गया आज का 4 का चौका का टीजर। आज वैसे निफ्टी की 7 कंपनीज के नंबर्स आने हैं, जिसमें से सिप्ला, मारुति की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और सुबह बजाज फिनसर्व के नंबर्स आ गए थे। 3 आ गए, 4 अवेटेड हैं, और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इंतजार होगा बाजार को आज बाजार बंद होने के बाद जो नंबर आना है। दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट पे स्टडी करके आप रेडी रखना। कविता जी, मैं आऊंगा आपके पास। भाई नीरज जी बगल में बैठे हैं, ये बताएंगे पहले तो नंबर कितने बजे आएंगे, और जो आएंगे उनसे क्या एक्सपेक्ट करें। ये सबसे टफ क्वेश्चन है। नंबर कितने बजे आएंगे, रेंज दे सकता हूं। तो मतलब आपका शाम का ब्रेकफास्ट, शाम का नाश्ता होगा, शाम का हाई टी जो है जल्दी कर लेते हो आप, उसके बाद स्टूडियो में बैठे। हाँ, हाई टी जल्दी कर लेंगे। 5 से लेकर 9 बजे तक के बैंड में कभी भी आप रेडी रहते हैं। एक बीच में 6 बजे के आसपास वो जियो का आ जाता है। जियो का 2 नंबर सिर्फ, तो आइडिया लग जाता है कि शायद घंटे 2 घंटे में आ जाए। नहीं, उसके बाद पता रहता है कि अगले 1.25 घंटे और आपको इंतजार करना है। हाँ, तो रेंज इसलिए मैं दे रहा हूँ कि 6 से 7:45 के बीच में कभी भी आ सकते हैं। डिनर पहले कर लो। आज तो डिनर कर लो, अर्ली डिनर कर लो। ठीक है। तो कैसे रहेंगे? उस समय रहेंगे। नंबर तो हमेशा की तरह बहुत बढ़िया रहेंगे। इस बार एक चीज O2C में ध्यान रखिए, ऑयल टू केमिकल वाले में। पिछले क्वार्टर में आप लोगों ने गौर किया होगा, 45 दिन तक देखिए तो क्रूड के प्राइसेस बहुत सॉफ्ट थे, उसके बाद प्राइसेस काफी ऊपर गए थे। तो वो आपको O2C में दिखेगा। इसीलिए आप देखिए कि जो ओवरऑल एबिटा निकल के आ रहा है वो काफ़ी बढ़िया, करीब 40,000 करोड़ के पार जा रहा है, और मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। इसलिए आपको प्रॉफिट जो है 17,872 करोड़ के आ रहा है हमारे एस्टिमेट के हिसाब से, जो कि पिछले बार से क्वार्टर नंबर है उससे बेटर आ रहा है। और ओवरऑल रेवेन्यू 2,24,000 करोड़ से ज़्यादा का निकल के आएगा। कंट्रीब्यूशन इसमें अगेन जो स्प्रेड है वो डीजल वाला बहुत अच्छा है, इसलिए उसका ज़्यादा इसमें निकल के आएगा, और O2C अगेन लीड करता हुआ आपको दिखेगा। तो टोटल नंबर में आप देखें तो काफ़ी अच्छा आएगा।
दूसरा हमें ये भी देखना होगा कि जो केजी से गैस निकल रही है उसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ा, क्योंकि लगातार वहाँ से इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, तो वो कंट्रीब्यूशन भी हम लोग एक बार देखेंगे कि वहाँ से किस तरीके का हो रहा है। इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है O2C की, वो इस टोटल ईयर्स में करीब 15,000 करोड़ को पार कर जानी चाहिए। मेरे ख्याल में ये काफ़ी इंप्रूवमेंट है, पिछले बार से 3% इंप्रूव होगा। जियो प्लेटफॉर्म जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसमें बहुत सारे लॉन्चेस हुए, हालांकि उनका रिफ्लेक्शन आपको नेक्स्ट क्वार्टर में दिखेगा, लेकिन अब तक जो लास्ट क्वार्टर तक का था उसमें आप देखेंगे तो इनका जो 3.5% के आसपास रेवेन्यू बढ़ के आएगा और प्रॉफिट भी 3% के आसपास बढ़ेगा। 5,000 करोड़ को पहली बार ये पार कर जाएगा। इंपॉर्टेंट है आरपू जो इस बार 182 रुपये 50 पैसे आना चाहिए, पिछली बार से 2 रुपये ज़्यादा, तो ये इंटरेस्टिंग है। सब्सक्राइबर बेस लगभग थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होगा, लेकिन लगभग उसी हिसाब से, क्योंकि अब मार्केट लगभग मैच्योर हो रहा है। फ़ायदा अब कहाँ पे है, जितना ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर को ट्रांसफॉर्म कर ले जाते हैं वो फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जियो प्लेटफॉर्म से भी कोई दिक्कत नहीं है। रिटेल में जब आएंगे तो इसमें मैसिव फुटफॉल आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हुए हैं, इसीलिए इसका एबिटा लेवल का नंबर अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग नंबर तो 5,100 करोड़ या 5,200 करोड़, कुछ ब्रोकरेज हाउस में देखा कि 5,400 करोड़ तक की रेंज दी गई, लेकिन मैं बहुत कंजर्वेटिव लेके जा रहा हूँ। 5,100 करोड़ कम से कम एबिटा इसमें आना चाहिए, तो नंबर रिटेल के भी काफ़ी रोबस्ट आएंगे। अब इन टोटल नंबर्स में हम लोग ये रिलीज में ये पढ़ना चाहते हैं या मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री सुनना चाहते हैं कि जो एक्सपेंशन प्लान अब तक किए गए हैं न्यू एनर्जी वाले, उसमें क्या कुछ एडिशन हो रहा है और साथ ही उसका अपडेट क्या है, ये हमें सुनने को मिलेगा। तो नेट अगर आप देखेंगे तो नंबर अगेन बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, और जियो प्लेटफॉर्म की तरफ से आरपू में कोई सरप्राइज भी आ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नंबर काफ़ी बेटर रहेंगे। नंबर में कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगा। बाजार बंद होगा आज शाम को नंबर्स, और मंडे सुबह खोल के हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे। मैं कविता के पास जाऊं उससे पहले शर्मिला, ये ऑफलेट तो डिसअपॉइंटमेंट रहा है बाजार के लिए, स्टॉक की चाल लगातार प्रेशर और बढ़ते ही चला गया। वो मेरे ख्याल से जियो का अलग होना, उसके बाद से लगातार स्टॉक का पहले कंसोलिडेट होना, उसके बाद वीकनेस की गिरफ्त में आना। आप सब 2300 रुपीज के नीचे बायर हो रिलायंस पे या नहीं हो इस समय? नो, डेफिनेटली आई एम अ बायर, और कुछ मेरे हिसाब से तो निराशाजनक नहीं हुआ है। इनफैक्ट दो चीजें जो एक का तो जिक्र अभी आप लोगों ने किया कि जो न्यू एनर्जी का इनिशिएटिव है उसका अपडेट सुनने के लिए रुकेंगे नंबर्स में। और जो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है, जो उन्होंने जो सक्सेशन प्लान दे पुट इनटू मोशन पिछले क्वार्टर, और अब जाके उसको मंजूरी भी सुनने में आया, मिल गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे हिसाब से जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि इनके पास तो हिस्टोरिकल, मेरे जैसे तो बहुत पुराने इन्वेस्टर्स है ही कंपनी में, रिटेल इन्वेस्टर्स, लेकिन जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स जुड़ना चाहेंगे वो इस नई लीडरशिप को देखेंगे कि ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और अब उनके पास समय है, दे कैन बी मेंटर्ड, दे नो कि उनका क्या रोल है। तो मेरे हिसाब से ये एक उन्होंने बहुत अच्छी चीज की है। सो आई थिंक ऑल इन ऑल, वेदर इट इज जियो, वेदर इट इज रिटेल, न्यू एनर्जी, सभी पर मेरी राय पॉजिटिव है। So I would still be a buyer in the stock, and of course I think continue to hold what I have. 2300 के नीचे खरीदारी करने का मूड इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है। कविता जी, शाम के आने वाले नंबर से पहले कैसा प्लेस्ड RIL चार्ट्स पे? Yes, so Reliance is like एक अच्छा डाउनसाइड मूव हमने देखा। फॉलिंग चैनल के सपोर्ट से स्टॉक ने आज एक अच्छा पुल बैक दिया है। स्किक अप ओपनिंग फॉर्मेशन कैंडलस्टिक्स भी देखे तो यहाँ से एक बाउंस की उम्मीद की जा सकती है। सो रिजल्ट ऑल्दो ये अपने सारे एवरेजेस के नीचे है और वो स्क्वीज्ड होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फॉर द बाय साइड टेक्निकल पर्सपेक्टिव से लुकिंग गुड। मुझे लगता है 2286 2320 तक के लक्ष्य के लिए रिलायंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2250 तक। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर व्यू। इनफैक्ट SRF, इंडियन होटल्स, कई नंबर्स आ रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे फटाफट से, लेकिन पहले आपको बता दें कि आज देश का एक बहुत बड़ा टेक महोत्सव चल रहा है, 7वां इंडियन मोबाइल कांग्रेस, जिसका आज आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस दौरान उन्होंने टेलीकॉम कंपनियों की 6G तैयारियों का भी जायजा लिया, और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश 5G ही नहीं 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में भी भारत नए मुकाम हासिल करने वाला है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में करीब 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज जरूरत है
कि हम मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अपनी सफलता को और आगे बढ़ाएं। टेक इकोसिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सफलता के लिए जरूरी है कि हम भारत में स्ट्रांग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का निर्माण करें। सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने पहले ही करीब 80,000 करोड़ रुपीस की पीएलआई स्कीम चलाई है। इंटरेस्टिंग। आज वैसे फर्स्ट डे इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 3 दिन का ये गाला इवेंट है। वैसे भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल साहब का कहना है कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग जो कारनामा किया है वो कल्पना से परे है। सुनिए कि बहुत डीप रूट्स इंडिया ने पकड़ लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग में। एप्पल से लेके डिक्सन, सैमसंग से लेके टाटास, हर कंपनी छोटी बड़ी स्टार्टअप मैन्युफैक्चरिंग पे पूरी तरह जूझ गई है और इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग नेशन की तरह स्पेशली फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़े पैमाने पे एक वर्ल्ड लीडर साबित हो रहा है इस वक्त। ओके, ये है। अच्छा, इस बीच जियो इन्फोकॉम के चेयरमैन आकाश अंबानी ने हमसे एक्सक्लूसिव बात की। उनका कहना है कि हर घर में इंटरनेट पहुंचाना उनका सबसे बड़ा मिशन है। सुनिए। किस तरीके से मानते हैं आप चैलेंजेस क्या है टेलीकॉम इंडस्ट्री के सामने आगे? अभी तो ग्रोथ ही है टेलीकॉम इंडस्ट्री 5G को लेकर। एंड मेरा बहुत बहुत थैंक्स टू श्री प्रीएम जी। ही हैज इनोवेटेड अस, made us innovate and energized us to take India to the forefront of 5G technology. सर, जियो ने जिस तरीके से 5G और 6G को लेकर के अपनी प्लानिंग की है, क्या मानते हैं आने वाले वक्त में और क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? अभी हर इंडियन को कनेक्ट करना है, हर घर को कनेक्ट करना है और ये अपना पूरा कोशिश होएगा। प्रधानमंत्री का जो विजन है गांव और ग्रामीण और सुदूरवर्ती जो इलाके हैं वहां तक इंटरनेट पहुंचे, बिल्कुल पहुंचाएंगे। हर जगह इंडिया में इंटरनेट पहुंचाएंगे और पूरी कोशिश हमारी ऐसे ही रहेगी। तो घरों में और इनफैक्ट गांव के हर घर में इंटरनेट की कवायद यहाँ पर जियो इन्फोकॉम करता हुआ, लेकिन आज इसी मंच पर इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मंच पर रिलायंस जियो ने अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस जियो स्पेस फाइबर की भी पहली झलक दिखाई। कैसा है ये प्रोडक्ट और क्या है इसकी खासियत, ये जान लेते हैं असीम मनचंदा से। आपने जियो की फाइबर सर्विस के बारे में सुना होगा, एयर फाइबर सर्विस के बारे में सुना होगा। आज हम आपको जियो की सैटेलाइट फाइबर सर्विस के बारे में बताने जा रहे हैं। रिलायंस जियो ने जियो फाइबर सर्विसेज का आज ट्रायल किया है। इंडिया की पहली गीगाबिट सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। आप पूछेंगे कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी क्यों? खासतौर पर दूर दराज के इलाके हैं, रेगिस्तान है, जंगल है, पहाड़ है, समुद्र है, वहां पर सैटेलाइट के जरिए आसानी से कनेक्टिविटी दी जा सकती है। कंपनी ने इसके लिए लग्जमबर्ग की कंपनी SES के साथ करार किया है। आज ट्रायल किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारी सैटेलाइट है। सबसे पहले ये एक बड़ी सैटेलाइट आपको दिखाई दे रही है। आप किसी इंडस्ट्री में है या फिर आपको कहीं दूर दराज में कनेक्टिविटी देनी है तो ये 1 Gbps की सैटेलाइट आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा एक छोटी सैटेलाइट है, वो 500 Mbps तक की आपको डाटा स्पीड दे सकती है। अगर आप किसी मूविंग व्हीकल में, मान लीजिए डिफेंस व्हीकल है, आप कहीं जंगल में जा रहे हैं, वहां पर भी आपको कनेक्टिविटी सीमलेस मिल सकती है। उसके लिए आपको अपनी गाड़ी के ऊपर ये डिवाइस लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल और लीजिए, आप फार्म हाउस में हैं, आप समुद्र में ट्रैवल कर रहे हैं, शिप पर हैं, तो आप ये डिवाइस को अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसको कहीं भी आप रख देंगे, अपने आप आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ये सैटेलाइट से कनेक्ट कर लेगा और आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी। कंपनी ने इसका भी 4 जगह ट्रायल किया है, गिर फॉरेस्ट के अंदर, असम के अंदर, उड़ीसा के अंदर। ये कंपनी ने ऑलरेडी ट्रायल किया और काफी सक्सेसफुल भी रहा। अब कंपनी को दूरसंचार विभाग से सब स्पेक्ट्रम मिलने का इंतजार है। एक बार सरकार कंपनी को स्पेक्ट्रम दे देगी तो कंपनी इसके कमर्शियल सर्विसेज देना शुरू कर देगी। शुरुआत में हो सकता है कि सर्विसेज थोड़ी महंगी हो, लेकिन जल्दी ही जैसे जैसे लोगों तक पहुंच जाएंगी ये सर्विसेज सस्ती हो जाएंगी और लोगों को कहीं भी, कहीं दूर दराज के इलाकों में रहे,
तो उनको आसानी से सैटेलाइट से कनेक्ट करके जुड़े रहे, इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड का मजा ले सकते हैं। असीम मनचंदा, दिल्ली। इंटरेस्टिंग। और ऐसे ही हमारी पूरी टीम असल में वहाँ पे डिप्यूटेड है, तो अगले 3 दिन तक इसी तरह की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पिक्स, वहाँ से तमाम अपडेट्स, इवन वीकेंड पे सैटरडे संडे को भी आप तक वो पूरी टीम पहुंचाती रहेगी, वहां से लाइव शोज तक होंगे, तो ग्लूड रहिएगा उसके लिए। खैर, बातचीत चल रही थी, उस बीच इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए। इसमें से एक पहले एसआरएफ मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था 10 बेसिस पॉइंट बढ़ेंगे, दरअसल मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास करेक्ट कर गए, तो मार्जिन्स कमजोर है। मैं स्टॉक के भाव की बात नहीं कर रहा हूं, नतीजों की बात कर रहा हूं। सब जगह दिक्कत है एसआरएफ की। आय 15% गिरी, इबीटा 19% गिरा, और इसीलिए मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और मुनाफे पे 37% का डेंट है। खैर, स्टॉक बहुत पिटा हुआ है, रिजल्ट से पहले दबाव में था, आज खैर प्री पोजिशनिंग होगी ज्यादा असर करती हुई। इस बीच पैनल में समित चौहान जुड़ते हुए। समित, मैं आपकी पिक पर आता हूं, उससे पहले जरा एसआरएफ का चार्ट कैसा प्लेस्ड है, कितना भरोसा करूं ये जो अपटिक्स आने शुरू हुए हैं? देखिए आशीष, ये स्टॉक लगातार एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। लास्ट अगर 2 महीनों के हम प्राइस एक्शन देखें तो 2450 से 2100, तो लगभग 12 से 15% का करेक्शन ऑलरेडी इसमें आ चुका है विदाउट एनी मेजर बाउंस बैक। तो यहाँ पे उसके मल्टी मंथ या मल्टी ईयर सपोर्ट जिसको हम बोल सकते हैं 2000-2050 के आसपास है, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्पाइट हो सकता है, स्टॉक कंसोलिडेट हो सकता है। बट जब तक ये 2220 से 2250 का लेवल ऊपर की तरफ सरपास नहीं करता है, तब तक जो उसकी ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स रहेगी, और हर एक बाउंस में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर मिलेगा। जो भी स्ट्रेंथ आनी है, रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट आना है, वो 2250 के ऊपर ही आएगा। हाँ, इस बीच इंडियन होटल्स के नंबर्स आते हुए, नंबर्स ठीक है, मार्जिन्स एक्सपैंड करें तो इंडियन होटल्स भी वो स्टॉक है जो काफी, जतिन चार्ट रेडी रखिएगा, काफी पिटा है इससे पहले। आज खैर बाजार के मूड के साथ थोड़ा बहुत हारे में नजर आएगा। नंबर्स ठीक, आय में 16% का जंप। हाँ, वो जो ईयर ऑन ईयर ट्रैक्शन पकड़ा था उस तरह का मोमेंटम नहीं है, लेकिन हाँ, आय 17-16% बढ़ी है, इबीटा उसके सामने 20% बढ़ा, मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होते और मुनाफा इसीलिए 36-37% का उछाल दिखाता हुआ। अभी भी अवेट कर रहा हूं, दरअसल इस बोर्ड मीटिंग में ना सिर्फ रिजल्ट डिस्कस होने थे, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर भी विचार होना था, वो अपडेट अब तक नहीं आया मेरे पास। लेकिन जतिन, बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, क्या करें इंडियन होटल्स में? डेफिनेटली आपने सही बोला। ट्रेंड तो बहुत ही वीक है, मेरे को लगता है यहाँ से कमजोरी और बढ़नी चाहिए। मेरे को लगता है 366 से लेके 363 तक के लेवल्स तक ये स्लिप हो सकता है। वहां पे 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है, तो मेरे को लगता है वहां तक एक पॉसिबिलिटी है कि स्लिप हो जाए। इसके लिए वीकनेस और यहाँ से देखने मिलनी चाहिए। ओके, तो ये है इंडियन होटल्स पर राय, थोड़ी सी वीकनेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अच्छा, एसबीआई लाइफ के नंबर्स आए हैं। नेट प्रीमियम की जो आय है वो बड़ी है, 20,049 करोड़ के आसपास ये फिगर आता हुआ। अब यहाँ पर देखना होगा कि वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस का आंकड़ा क्या उभर कर आ रहा है और वीएनबी मार्जिन्स क्या है। वो प्रॉफिटेबिलिटी एक तरफ ठीक है, उसमें बहुत मामूली सी बढ़त है, फ्लैट ही है, 376 करोड़ का 380 करोड़ पर आया। नेट प्रीमियम आय में इजाफा जरूर देखने को मिला है। अब वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस और वीएनबी मार्जिन्स का इंतजार रहेगा, तब वो क्लैरिटी आएगी कि नंबर्स अच्छे हैं या बुरे। स्टॉक आपके सामने हल्का सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच एक दो और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जहां पर हमने देखा है कुछ मोमेंटम दिखा है पिछले आधे घंटे में, थोड़ा सा ट्रैक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है। एक बार एक्सिस बैंक फिर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि कल चला, आज फिर 2.5% के गेंस और हर टिक के साथ यहाँ पर मजबूती और जुड़ रही है। गाबा जी, एक्सिस अब नियरली 1000 के चक्कर काट रहा है, क्या 1000 के पार आज निकलेगा? आज नहीं जाएगा, लेकिन मंडे तक जा सकता है एक्सिस बैंक, क्योंकि इसमें तेजी है। जो कल बार बना था और आज बार बना था, दोनों में ही तेजी है। कल तो रिवर्सल बार था, आज में लगता है कि ये सब मुंह है। ट्रेड कर रहा है 996 पर एक्सिस बैंक, स्टॉप लगाना चाहिए 990 का, सिर्फ 6 रुपीज। मेरे ख्याल से 1000 पार कर लेगा और 1010 से 1012 ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है एक्सिस बैंक। तो एक ट्रेड बनता है डेफिनेटली एक्सिस बैंक, इवन बीटीएसटी के तौर पर भी। बढ़िया है, ट्रेड ले रहे हैं, कल सुबह से ले रहे हैं। सतपुते साहब, टारगेट अचीव हो गया क्या अपने? कल भी था मेरे ख्याल से टॉप कॉल में और आज भी टॉप कॉल में मेंशन था एक्सिस बैंक, है ना? टारगेट आ गए? हाँ जी आशीष जी, दोनों आ गए, थैंक यू। 980 का पहला टारगेट था और आज का 1000 के आसपास था, तो दोनों अच्छे हुए और मैं भी पूरा सहमत हूँ।
गाबा जी के व्यू के साथ कि अभी भी इसमें लॉन्ग है जो हमें रखना है। और जो टारगेट दिखता है देखिए 1020 1025, मुझे लगता है ये नया स्विंग का टारगेट होगा। लेकिन व्हाट इट नीड्स इज अ ब्रेकआउट। ये 1000 के पार चला जाएगा तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं, लेकिन ट्रेंड अच्छा है। गाबा जी के सहमत हो तो आपको बोलना चाहिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही लग रहा है। 1012 के लक्ष्य है गाबा सर के। और गाबा सर आजकल आप पता है 14 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं। गाबा सर को मंडे से फ्राइडे के बीच 70 घंटे निपटाने है ना गाबा सर? अब मैं आपसे आई कैन नॉट आर्ग्यू विद यू, हार गया, गिव अप। मैं थोड़ा, नारायण मूर्ति सर ने कहा था अपन यंग लोगों को 70 घंटे काम करने का है हफ्ते में। करेक्ट, मैं ज्यादा करता हूँ। ज्यादा करते हैं, देखिए गावा साहब आगे गावा सर तो गजब करते हैं। वीकेंड में भी कर रहा हूँ। घर पर आया हूँ मैं, सुबह रात को 1:30 बजे आया हूँ, फ्लाइट लेट थी, उसके बाद काम किया, सोया, फिर सुबह जल्दी उठकर देखा सामने है आप। अच्छा गावा साहब एक चीज बताइए, कल आशीष भैती बैंगलोर में पहुंचे थे, वो तो जुड़ गए, आप क्यों नहीं जुड़े? आप धोनी के साथ अकेले बिजी थे, 9:30 बजे की साथ में। नहीं, मेरी फ्लाइट 9:30 बजे की थी, आशीष की फ्लाइट सुबह अर्ली मॉर्निंग की थी, तो वो पहुंच गया था, उसने वहां से किया, मैंने बॉम्बे के एयरपोर्ट, उसने मैंने पूछा, कंफर्म किया। नहीं कोई नहीं, हम बस ऐसी मजाक कर रहे हैं। चलिए मैं समझ गया। पर ये देखो, आप गाबा सर ऑफिस में भैती साहब नहीं आए। हाँ देखो मैं आप ही की साइड हूँ। थैंक यू, ऑफ कोर्स। अच्छा 4 का चौका शुरू करूं उससे पहले समित, आप कौन सा प्रेफर्ड ट्रेड लेकर आए हो आज के लिए? मुथूट फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट लास्ट 4-5 दिनों में जो ब्रॉडर मार्केट में भी हमने थोड़ा डिस्ट्रक्शन देखा था, ये स्टॉक ने ये पूरे करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कंसोलिडेट कर रहा था, और आज उसमें सुबह से एक अच्छी खासी हम स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। तो यहाँ से 1325 1330 के टारगेट के लिए मुथूट फाइनेंस करंट लेवल पे लॉन्ग किया जा सकता है, जिसमें 1276 का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड कैंडिडेट ये करंट लेवल पे बन रहा है। मुथूट फाइनेंस पसंद आता है इस समय, ये है इस समय का प्रेफर्ड पिक समित चौहान का। क्विकली अब 4 का चौका दिखा दीजिए डायरेक्टर साहब, और एक एक करके वो बढ़िया सी स्टॉक पिकिंग की शुरुआत कर दी जाए। एक तो पिक आ गया मुथूट फाइनेंस, अब 4 का चौका, और सबसे पहले मानस के पास जा रहा हूं एक बढ़िया सा सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेने के लिए। मानस कौन सा? आशीष जी देखिए, टाटा मोटर्स के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। टाटा मोटर्स करेक्ट हुआ, 50 डे मूविंग एवरेज पे टाटा मोटर्स ने सपोर्ट लिया और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। आई थिंक यहाँ से 30 से 40 रुपए का मूव आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिल सकता है। तो इसके ऑप्शन में 640 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 22 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। 17 के स्टॉप लॉस खरीदारी करनी है और 32 रुपए 32 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। और देखिए इसमें डिस्क्लेमर ये है कि इस ऑप्शन को खरीद के आप संडे वाले लखनऊ में संडे होने वाले इंडियन टिकट खरीद पाएंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब तो सिर्फ ब्लैक में मिल रहे हैं, तो ये ऑप्शन को कमाल दिखाने की जरूरत है। एक्चुअली आज आप किसी भी टिकट को पूछ रहे जाओ, हमारी सोसाइटी ग्रुप में भी कल किसी ने पूछा कि वो बॉम्बे वाली मैच का टिकट मिलेगा, तो उस पर तुरंत जवाब आया कि आपको एक्चुअल प्राइस है या फिर रीप्राइस प्राइस चाहिए। हमारे तो हमारे साइड ग्रुप में आ ही रहा है, इट विल बी चार्ज्ड एट अ प्रीमियम। हाँ, वो बस प्रीमियम में ही टिकट मिलेगा। काला बाजारी हो रही है एकदम खतरनाक प्राइस। चले राजेश जी, तो अगले टिकट के लिए एफएनओ सुपरस्टार। हर्षद जी देखिए, मुझे लगता है कि एक बाय हमेशा हमारा थोड़ा सा आईटी में होना चाहिए, और उसमें से परसिस्टेंट तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आ रहा है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहद स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। जो हमने देखा था पिछले 5 दिनों में करेक्शन, ये करेक्शन एक ही दिन में एनगल्फ हो चुका है, दैट शोज द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजीज को बाय करें, स्टॉप लॉस होगा 1255 का, और इसका टारगेट करीबन 1300-1310 का रहेगा। तो इट्स अ बाय इन एचसीएल टेक्नोलॉजीज। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये है सतपुते साहब का आज का एफएनओ सुपरस्टार, चार्ट का चमत्कार। और कविता जी के पास चला जाए। कविता जी, आज का चार्ट का चमत्कार कौन सा? या आशीष जी, होप आप सुन पा रहे हैं। सम नेट्स अनस्टेबल बता रहा है मुझे। 664 के लेवल्स पर है जीएनएफसी। मुझे लग रहा है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिखना चाहिए, अपने सारे एवरेजेस के ऊपर प्लेस्ड है, और लीडिंग इंडिकेटर भी फर्दर स्ट्रेंथ बताते हुए दिख रहे हैं। सो 678 682 के प्राइस टारगेट के लिए जीएनएफसी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 656 का।
ओके, तो जीएनएफसी में एक तेजी का कॉल 680 की तरफ बढ़ रहा है, खरीदारी करनी है, ये है चार्ट का चमत्कार। शर्मिला जी, मिड कैप फंडा वोल्टास बहुत समय के बाद मैं ये स्टॉक रेकमेंड कर रही हूँ। नतीजे काफी अच्छे आए, थोड़े इफ्स बचते ईएमपीएस वर्टिकल को लेके वहां पर थोड़े स्लिपेजेस है, लेकिन अगर आप देखेंगे नतीजे तो एक तो जो रूम एयर कंडीशनर्स है उनमें उनकी जो सॉर्ट ऑफ लीडरशिप है वो ऐसे लग रहा है कि अब मेंटेन होगी। थोड़ा सा उनका मार्केट शेयर जरूर स्लिप हुआ था, लेकिन इस क्वार्टर ठीक ठाक लग रहा है। और मेन चीज बाकी सब पैरामीटर्स पर नतीजे अच्छे आए हैं, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को खरीदा जा सकता है विद अ टारगेट ऑफ 910। चलिए फटाफट से ट्रेड्स जो आए हैं उनको रैप कर देते हैं, और ध्यान रहे सभी तेजी वाले ट्रेड्स आज फिर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मानस ने दिया सस्ता ऑप्शन, टाटा मोटर्स 640 का कॉल लेने की सलाह, टारगेट आपका 32 का, स्टॉप लॉस 17 पर रहेगा। दूसरी तरफ आप लेकर आइए एफएनओ सुपरस्टार एचसीएल टेक में एक बाय कॉल आ रहा है, 1310 के लिए एक मौका तेजी की तरफ, और 1255 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। चार्ट का चमत्कार में जीएनएफसी पर फोकस कविता जैन का 678 680 की तरफ बढ़ेगा काउंटर, तेजी का ट्रेड है, 656 स्टॉप लॉस। और शर्मिला ने पिक किया है वोल्टास, जहां पर 910 के लिए एक मौका आपको दिख रहा है खरीदारी का। बाजार आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे 19,065 के लेवल्स, तो डे हाई पर ही इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ, पूरे 200 अंकों का इजाफा। मिड कैप इंडेक्स 600.2 पर, और निफ्टी बैंक भी 500 सवा 500 पॉइंट की गेंस पर बैठा है। तो चौतरफा तेजी, एक अच्छी मजबूती बनती हुई मार्केट में एक अच्छा पुल बैक आया है। अब यहां से आगे सोमवार को नतीजे क्या रहेंगे फोकस में, उसकी बातचीत होगी, साथ ही मार्केट बिग वॉइस को भी जोड़ेंगे, और ये सब होगा ब्रेक के बाद। तेजी का अच्छा आशीष, एसआरएफ के नंबर्स जो आए थे और थोड़ा सा डिप कर रहा था, काउंटर घूम गया है। अब पता नहीं कमेंट्री क्या आई, और केमिकल बिजनेस पे तो दबाव था, लेकिन वो क्या स्पाइक आ चुका है, 3.3% की तेजी इस स्टॉक ने पकड़ ली है। तो जब हम इसकी बातचीत कर रहे थे थोड़ा सा अटका हुआ था, अब एक बहुत तगड़ा स्पाइक देखने को मिला है। समित एक बार देखेंगे चार्ट, 2176 के पार क्या एक नई तेजी अब उभर कर आएगी? अब नेली 2180 तो हो ही गया स्क्रीन पर। देखिए हर्षदा, मल्टी मंथ सपोर्ट्स के आसपास था, तो यहाँ से एक थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो ड्यू था, बट यस 2250 जो हमने लेवल्स मेंशन किए थे वहां तक तो पॉसिबिलिटी है इसकी एक्सटेंड होने की, बट फ्रेश यहाँ पे बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पे रिस्क काफी बड़ा है, लगभग 150 पौने 200 पॉइंट नीचे इसका स्टॉप लॉस रहेगा, और ऊपर 50 पॉइंट्स के आपको इमीडिएट रिवॉर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पे फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी, बट अगर ये 2250 आता है एक बार, तो वहां पे रीअसेस करनी पड़ेगी। ओके, रीअसेस करिएगा, लेकिन बढ़िया मूव्स। नीति से पहले थोड़ा प्रेशर, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से इस समय घूमता हुआ एसआरएफ का काउंटर। खैर वो प्री पोजिशनिंग का भी इंपैक्ट हुआ होगा नतीजों से पहले की। अब आइए जरा आने वाले नतीजों पर। एक तो आज शाम को रिलायंस के नंबर्स और बाकी जो भी निफ्टी के स्पिल ओवर हो रहे होंगे उन पे हम रिएक्ट कर रहे होंगे मंडे को। कल एनटीपीसी निफ्टी पे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बीईएल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आने वायदा के नंबर्स। फिर मंडे को यूपीएल निफ्टी का नंबर आएगा, और वायदा में डीएलएफ, जीएमआर एयरपोर्ट्स, मैरिको, पेट्रोनेट एलएनजी और टीवीएस मोटर्स के रिजल्ट्स आने। तो इन स्टॉक्स को ऐड कर रखा है मैंने। क्लोजिंग के आसपास जिन जिन स्टॉक्स में हरकत आएगी उन पे बातचीत कर ली जाएगी, लेकिन इनमें से कुछ स्टॉक्स पे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं बाजार की वो समझ ली जाए। सुमित जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ये कहां बैठे हो भाई साहब? हैं? वो जो अभी आप थोड़ी पहले व्यू दिखा रहे थे ना, पीएम थे जहां पर श्री आकाश अंबानी थे, कुमार मंगलम बिरला थे, सुनील भारती मित्तल थे। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो दिल्ली में हो रही है उसका एक स्टूडियो सेटअप सीएनबीसी आवाज ने यहाँ पर किया हुआ है, उसी स्टूडियो में बैठे आज हम। तो श्री सुमित मेहरोत्रा भी वहीं पे थे, उसी आईएमसी में है। अरे ये बताओ वापसी कब है भाई साहब? अब तो हफ्ते भर से वहीं हो। तो सोमवार को आपके समक्ष होंगे सामने ही, जब यूपीएल के नंबर साथ साथ ही पढ़ेंगे। अच्छा, यूपीएल के नंबर्स, क्योंकि आपने बात छेड़ी थी, क्या एक्सपेक्टेशन है जो मंडे को नंबर्स आएंगे, कैसे रहेंगे?
देखिए यूपीएलए केस में क्योंकि पिछली बार के नंबर बहुत ही ज्यादा वीक थे, तो अब उसके सामने इस क्वार्टर के नंबर अगर आपको दिखाई पड़ेंगे तो बहुत अच्छे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक लो बेस का बढ़िया इफेक्ट आएगा। लेकिन वाई बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो करीब 12,000 करोड़ रुपए के सामने 10-10,500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू का नंबर होगा वाई बेसिस पर। कंपनी का EBITDA 800 करोड़ रुपए के सामने रफली 380 करोड़ रुपए आएगा, तो वहां पर एक बड़ा डिप आएगा। मार्जिन 8.5% के सामने करीब 3.5% आएंगे, और मुनाफे फ्रंट पे 2700 करोड़ रुपए के सामने कहीं 2,000 करोड़ रुपए का एक जो प्रॉफिट का फिगर है वो आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि वाई बेसिस पर आपको डिप दिख रहा है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ऑलरेडी बाजार बहुत बुरे नंबर देख चुका है, तो लास्ट क्वार्टर के नंबर के सामने बढ़िया नंबर आपको क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दिखाई पड़ेंगे। सभी ज्योग्राफीज में QoQ बेसिस पे एक डिक्लाइन बाजार अनुमान लगा के ऑलरेडी चल रहा है, तो वीक साइड पे नंबर वाई बेसिस पर हर ज्योग्राफीज के अंदर रहेंगे। रेवेन्यू और EBITDA दोनों में करीब 15% और 28% की गिरावट वाई बेसिस पर, और थोड़ा सा जो सप्लाई ट्रेंड है वीक है। ब्राजील में भी वो इश्यूज भी आए थे, तो किस तरह की कमेंट्री वहां रहती है ग्लोबल सप्लाई फ्रंट पर। लेकिन क्योंकि हाल में स्टॉक इतनी करेक्शन दिखा चुका है कि शायद बुरे दौर के सारे नंबर्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखे हैं, तो अब अगर वाई नंबर थोड़े से इंप्रूव हो गए और क्यू ऑन क्यू नंबर अनुमान से ज्यादा आ गए तो बाजार शायद स्टीप रिएक्शन भी दे सकता है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर नजर रखनी होगी। लेकिन वाई वीक और क्यू ऑन क्यू बेटर, ये नंबर आप यूपीएल में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, साल के लोस पे पड़ा है, आज भी 52 वीक लोस पे खड़ा हुआ है। कहाँ 800 के लेवल्स देखे थे इसने इसी साल, और कहाँ आज 550 के आसपास के जोन्स पर है। सबसे वीकेस्ट रहा है निफ्टी का स्टॉक इस एक साल के पीरियड में। भाई गाबा सर, यूपीएल हो सकता है अब बाजार में इतने पिटे हुए स्टॉक्स में लॉजिकली साल दर साल देखे जाते हैं, लेकिन सीक्वेंशियली कुछ इंप्रूवमेंट बाजार शायद तवज्जो दे दे। कैसा प्लेस्ड है? अब तक तो वीक है, लेकिन लोअर लेवल पे 530 के आसपास यूपीएल में सपोर्ट है। थोड़ा स्ट्रेच है, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत है। अनस्ट्रेचिंग होगा तो फिर अटकेगा। कहाँ अटकेगा? मेरे ख्याल से अटकेगा तो फिर अटकेगा 640 के आसपास। रियल है 640 के ऊपर क्लोज थे और उसके ऊपर रहे ऑन अ वीकली टाइम बेसिस पर, तब जाके कहेंगे द वर्स्ट इज ओवर। तब तक डिप पॉसिबल है, और लोअर लेवल पे नियर टर्म सपोर्ट है 530 यूपीएल। ओके, तो ये 530 का सपोर्ट अब देखते हैं 640 तक पहुंचा पाएगा ये वो नतीजा या नहीं क्वार्टरली बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर तो नहीं होता। नींद नहीं आ रही क्या गाबा सर? नहीं बहुत नींद आ रही है, लेकिन क्या करूं, वर्क इज वर्कशिप। अब बोलो जो बोलना है। नहीं, मैं तो सिर्फ पूछा, मैं क्यों बोलूंगा कुछ? मैंने भी बोला आपको। ठीक है, अभी 4 बजे का इंतजार है, सो जाऊंगा जाके। अरे आपके लिए हम लोग सैक्रिफाइस करेंगे, आप 3:30 बजे सो जाना। नहीं, अच्छा 3:30 बजे। आप ऐसा नहीं, आप 3:30 बजे सो जाना। 3:30 to 4 मुझे काम है। हाँ वो ठीक है। अच्छा, एक और रिजल्ट बीईएल प्रीव्यू भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का। सुमित क्या एक्सपेक्ट करें भाई? देखिए बीईएल केस में करीब 16% की एक रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस वो ऑलरेडी मेंशन करके चल रहे हैं, और करीब 17% के नंबर्स का एक अनुमान, तो मोर लेस उसी के आसपास ही कहीं रेवेन्यू कंपनी पोस्ट कर सकते हैं। 16-17% की ग्रोथ की बातचीत है। करीब 16.5% बढ़ने का अनुमान, 4,611 करोड़ रुपए एक रेवेन्यू का नंबर। EBITDA 19% बढ़ के 1,020 करोड़ रुपए, मार्जिन 22-22%, और मुनाफे फ्रंट पे भी करीब 747 करोड़, जो कि 611 करोड़ रुपए के सामने वाई बेसिस पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कंपनी के लिए अच्छे एग्जीक्यूशन की बातचीत है, और जो नॉन डिफेंस स्पेस है वहां से शायद थोड़ा सा बेटर साइड पे नंबर रहे। ऑर्डर इनफ्लोज करीब 6300 करोड़ इस तिमाही में, जो कि अनुमान था कि इसी के आसपास ही आता है। 14,500 करोड़ रुपए फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ऑर्डर बुक की सिचुएशन, नॉन डिफेंस बिजनेस की परफॉर्मेंस, टेलीकॉम की परफॉर्मेंस, ये कुछ चीजें इनको बाजार कीनली वॉच करेगा। लेकिन इन लाइन साइड पर ही, यानी वही जो गाइडेंस ऑलरेडी दे रखी है 16-16.5% के रेवेन्यू ग्रोथ की, वहीं पर ही नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। सेटअप अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा है, पीछे हलचल दिख रही है। अच्छा, लंच भी आज वहीं पे हुआ क्या? हाँ, आज लंच भी इधर ही था। अब शाम डिनर की तो उम्मीद नहीं है कि यहाँ होगा, लेकिन हाँ लंच और ब्रेकफास्ट जरूर हो चुका है यहाँ पे। सुमित, आपको मौका मिला है क्या जाके पूरा सारे पवेलियंस देखने का, दूसरे लोगों से मिलने का? नहीं, एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसे ऑटो एक्सपो में कभी आप आते हो तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रहती हैं, बहुत कुछ होता है देखने के लिए। टेलीकॉम में सिर्फ टेक्नोलॉजी है, स्टॉल लगे हुए हैं, मतलब कोई मोबाइल फोन भी डिस्प्ले में नहीं है, सिर्फ आपको कहीं टीसीएस दिख रहा है, कहीं
टाटा एलेक्सी दिख रहा है, कहीं तेजस है, कहीं रूट मोबाइल है। सो आप उनकी मैनेजमेंट देख पा रहे हो, आप उनसे मिल पा रहे हो, उनकी टेक्नोलॉजी सुन पा रहे हो, क्या उनके नए प्लान से सुन पा रहे हो, लेकिन ऐसा कोई मतलब विजुअली अपीलिंग चीज तो दिख नहीं रही आपको वहां पर। लेकिन ठीक है, फिर भी आपके पास बहुत कुछ सीखने समझने देखने के लिए है। अच्छा, हाँ, वो अच्छी कार्स वगैरह, ठीक है। तो ठीक बात है, चलिए आते हैं आपके पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। सतपाल साहब चार्ट देख दीजिए प्लीज। आशीष जी देखिए, चार्टिकली तो बीएल डेफिनेटली एक अच्छा काउंटर है। इनफैक्ट ये जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 100 डे। तो मुझे लगता है ये 130 132 ये रेंज अच्छा है एक आप रिलीफ रैली प्ले के लिए। कहां तक जाएगा? मुझे लगता है 138 140 ये इसका इमीडिएट बैरियर है, सप्लाई पॉइंट है, तो वो एक बार के लिए टेस्ट होगा। तो इट्स अ बाय इन बीएल, लेकिन स्टॉप लॉस इज अ मस्ट, क्योंकि मार्केट हम लोग रिलीफ रैली प्ले कर रहे हैं, डेड कैट बाउंस ओवरऑल प्ले कर रहे हैं। तो 130 का स्टॉप लॉस होगा, 138 140 ये बीएल का टारगेट होगा। काउंटर अच्छा लग रहा है। पिछले 6 महीनों में वैसे 27% के रिटर्न्स देकर गया है, भले ही पिछला 1 महीना इसके लिए थोड़ा सा शांत रहा हो, लेकिन अब देखते हैं। प्री पोजिशनिंग है नहीं, नंबर्स अच्छे आते हैं तो क्या कमाल दिखाता है स्टॉक का या नहीं, उस पर नजरें रहेंगी। चलिए, इस बीच मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। आप तो एक बहुत ही अच्छे रिकवरी वाले दिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जो धुलाई हुई मार्केट की और जो पिछले 6 दिनों से लगातार बिकवाली का दबाव है, उस पर आपकी एनालिसिस क्या है? जो निकलना था फ्रॉथ निकल गया या फिर अब भी एक मौका मिलेगा नीचे खींचने का मार्केट को? जहां तक मार्केट का सवाल है, इसको हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो ओवरऑल वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, दूसरा अगर हम देखें कि मार्केट में मतलब कितने स्टॉक्स है जो अपने 200 डे ट्रेडिंग डीए में से कितने ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, राइट। जहां तक वैल्यूएशन का सवाल है, ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो लार्ज कैप डोमिनेटेड होता है क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है, तो वैल्यूएशन वाइज बहुत बड़ा कोई कंसर्न है, राइट। तो इन जनरल प्राइस टू बुक मीन के टुवर्ड्स है, प्राइस टू अर्निंग थोड़ा सा ऊपर है मीन से, तो वैल्यूएशन का कोई बहुत बड़ा कंसर्न है नहीं मार्केट में। लेकिन जो कंसर्न है वो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में, वहां पे थोड़ा बहुत फ्रॉक है। अगर हम देखेंगे कि जो 200 डे टीएमए के ऊपर कितने स्टॉक्स ट्रेड करते हैं, ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस अराउंड 53% ऑफ द स्टॉक दे ट्रेड अबव द 200 डे टीएमए, राइट। ये लॉन्ग टर्म एवरेज होता है। ये नंबर करीब करीब एक हफ्ता पहले 88% पे पहुंच गया था। जब भी ये नंबर पे पहुंचता है तो वहां से ज्यादा करके करेक्शन आता है, ये हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। तो आज की डेट पे आफ्टर 3 days ऑफ और 4 days ऑफ करेक्शन, ये नंबर करीब करीब 73-74% के करीब आ चुका है। तो यहाँ पे मीन इज अराउंड 54%, अब करीब करीब 70% पे है, तो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पेन शायद बचा हुआ है मार्केट में, ये मुझे लग रहा है। थोड़ा बहुत बाइंग आई वुड से दैट सपोर्ट मिला है, लेकिन आई एम नॉट वेरी हैप्पी कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम का स्ट्रेंथ ये बाइंग सपोर्ट में दिखा है। तो शायद थोड़ा और पेन बचा हुआ है, बट इट इज नॉट वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, मुझे लग रहा है। ठीक है, करेक्शन ड्यू था इसका मतलब, और ड्यू था तो अच्छा है जो हुआ है। स्क्रीन पे थोड़ा सा पेन सिस्टम से बाहर हुआ है, थोड़ा सा पेन अभी और लिंगर ऑन कर सकता है। तो इस पुल बैक पे बहुत ज्यादा अभी रिलाय ना करें, थोड़ा बहुत एक्सेसेस अभी भी सिस्टम में हो सकता है हो। आपने बातचीत करते करते नवीन जी मेंशन करे बैंक्स, और बैंक्स जो है ना, निफ्टी बैंक इस समय का है, ऑफ लेट वो प्रॉब्लम एरिया है, उसी पॉकेट ने पार्टिसिपेट भी नहीं करा था। क्या सता रहा है बैंक्स को, क्या प्रॉब्लम आ रही है? जहां तक बैंक्स का सवाल है, अगर हम देखेंगे कि लास्ट 3 साल में जो बैंक्स में जो रैली आई है, वो 2 कारण की वजह से आई है। एक तो ये है कि जो एनपीए जो साइकिल जो टर्न हुआ है और जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसके वजह से जो बेनिफिट्स आने थे वो बैंक के आ चुके हैं। इसके अलावा जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो इनिशियली बैंक्स को फायदा होता है, राइट, क्योंकि एसेट्स पहले रिप्राइस होते हैं, डिपॉजिट रेट देरी से रिप्राइस होते हैं। तो जब आपके डिपॉजिट्स रिप्राइस होते हैं तो निम में प्रेशर आना चालू होता है। तो ये क्वार्टर में देखेंगे कि जैसे बैंकों के रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है, लेकिन निम का प्रेशर काफी जगह पे देखा गया है। एक्सिस बैंक एक बैंक है जहाँ पे निम का प्रेशर देखा नहीं गया, बट अदरवाइज जो लार्ज बैंक है जैसे आईसीआईसीआई में निम का प्रेशर था,
HDFC में निम का प्रेशर था, राइट? तो एनआईएम के प्रेशर की वजह से मतलब यहाँ पे बैंक्स में थोड़ी बहुत चैलेंजेस रहे। तो लोगों का ये मानना है कि मतलब जो ओवरऑल बैंक का जो एनआईएम साइकिल था वो पीक आउट हो चुका है। यहाँ से जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो थोड़ा स्लोअर रहेगा, और जो बाकी जो एनपीए साइकिल की वजह से जो लोअर प्रोविजनिंग के जो बेनिफिट्स है वो निकलते हुए दिख रहे हैं। तो ये ब्रॉडर मार्केट का थीम था, जिसके वजह से ये यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आया है, एंड ये सेक्टर ने इतने अच्छे से ओवरऑल ये साइकिल में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। ये नवीन सर, ये HDFC बैंक रुक ही नहीं रहा, कहाँ थमेगा इसकी पिटाई? कब रुकेगी? आप लोग के लिए सही मूल्यांकन, सही भाव क्या है जब एक्सिस सिक्योरिटीज मीनिंगफुली बुलिश हो जाएगा कि अब तो सारा झोंक दिया जाए इसमें पैसा? वो कौन से स्तर है, कहां तक गिर सकता है ये? हाँ, तो HDFC बैंक का सवाल है। हाँ। मैं ये मानूंगा कि ये अभी कितना गिरेगा ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज और ज्यादातर जो पैरामीटर्स हम देख सकते हैं उस हिसाब से बॉटम आउट तो हो चुका है। लेकिन होता यही है कि HDFC बैंक ये कोई छोटा बैंक है नहीं कि मतलब जहाँ पे 1000-2000 करोड़ की बाइंग से मतलब स्टॉक में बहुत मीनिंगफुल इंप्रूवमेंट आएगा। तो उसको टाइम लगेगा, क्योंकि स्टॉक इज अ वेरी लार्ज हैज अ वेरी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन और बहुत बड़ा पार्ट ऑफ इंडेक्स है, राइट? तो यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज क्लियरली मुझे लगता है कि बॉटम आउट हो चुका है। थोड़ी बहुत चीजें हैं, जैसे आगे जाके भी थोड़ी बहुत क्रेडिट कॉस्ट रिलेटेड चैलेंजेस है, इंटीग्रेशन रिलेटेड चैलेंजेस है, राइट? वो 6 महीने का मतलब थोड़े बहुत ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो लेवल्स है HDFC बैंक के लिए अच्छे लेवल्स है, और यहाँ से जो भी एक्यूमुलेट करेंगे उनको नेक्स्ट 2 से 3 साल में 15 से 16% का कंपाउंडिंग रिटर्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अच्छा नवीन जी, मारुति के नंबर्स आपने कुछ ही देर पहले देखे होंगे। मार्जिन इंप्रूवमेंट बहुत ही सॉलिड रहा है। अब क्या इसी तरह का मार्जिन इंप्रूवमेंट बाकी 4 व्हीलर कंपनियां दिखा पाएंगी? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मारुति फिर अब इन नंबर्स के बेसिस पर क्या 12,000 तक जाने की क्षमता रखता है? जहां तक मारुति का सवाल है, ये क्वार्टर के नंबर्स बेशक बहुत बढ़िया थे। हाफ ईयरली उन्होंने मारुति ने करीब 200 रुपए का EPS कर लिया है, तो वो काफी पॉजिटिव है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये बेसिस पे बाकी भी ऑटो कंपनीज के नंबर्स अच्छे आएंगे और ये इतना मार्जिन इंप्रूवमेंट रहेगा, इसके बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल रहूंगा, क्योंकि मारुति का ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है कंपेयर टू अदर कंपनी। जैसे अगर टाटा मोटर्स देखेंगे तो उसमें CV का मिक्स है, राइट? अगर हम महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे तो उसमें फार्म इक्विपमेंट इज अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट? जबकि मारुति में प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? तो ओवरऑल जो अगर आप देखेंगे मारुति के नंबर्स, उसमें जो वॉल्यूम ग्रोथ है इज जस्ट अराउंड 7 to 8%, लेकिन जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ है वो 20% के ऊपर है। तो मिक्स इंप्रूवमेंट और प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड के वजह से जो बेनिफिट मारुति को मिला है, ये सेम बेनिफिट शायद सारे कंपनीज में ना दिखे, राइट? दैट इज माय ब्रॉड पॉइंट। जहां तक स्टॉक का सवाल है कि यहाँ से मतलब और एक 10 से 12% का रिटर्न की संभावना है, मुझे लगता है बिल्कुल है, क्योंकि स्टॉक काफी अच्छा कर रहा है, मार्जिन डबल डिजिट में पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि डबल डिजिट मार्जिन सस्टेन करेंगे यहाँ से, एंड जो मतलब ओवरऑल इंप्रूवमेंट दिख रही है, प्रीमियमाइजेशन की स्टोरी है, उस हिसाब से मारुति इज अ वेरी गुड प्ले। सो यहाँ से 10 से 15% का रिटर्न बहुत लाइकली लगता है मुझे। मारुति भाई, SUVs बहुत धड़ल्ले से, लास्ट टाइम अपने चैनल पे आए थे तो बता रहे थे कि SUVs जो अब बिक रही हैं उसमें सबसे बड़ा मार्केट शेयर अब हम गार्नर कर रहे हैं। तो SUVs में तो प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड पकड़ ही लिया और इसलिए मार्जिन सरप्राइज कर रहे हैं आपको पॉजिटिवली। अच्छा नवीन सर, जो क्लाइंट्स का पैसा आ रहा है, डिप्लॉय कर रहे हो आप लोग, या ऐसा है कि हायर देन नॉर्मल कैश के साथ इस समय आप लोग बैठे हो? और डिप्लॉय कर रहे हो तो कहाँ? वो डिफेंसिव, फार्मा, IT इनकी तरफ रुझान है, या क्या पिक एंड चूज कर रहे हो आप लोग? जहाँ तक हमारा डिप्लॉयमेंट का स्ट्रेटेजी होता है, हम बहुत बड़ा कैश कॉल नहीं लेते, क्योंकि क्लाइंट ने हमको पैसा दिया है टू इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट, तो ये हमारा फिलॉसफी है। तो बहुत रेयरली हमारे पास 10% के ऊपर पोर्टफोलियो में कैश होता है। सो वही स्टेटस अभी भी है। बहुत बड़ा कोई कैश पोजीशन है नहीं हमारे पोर्टफोलियो में। जहाँ तक डिप्लॉयमेंट का सवाल है,
हमने थोड़ा बहुत हमारे पोर्टफोलियो लेवल पे थोड़ा बीटा कम किया है और क्वालिटी कंपनीज के तरफ फोकस ज्यादा किया है। फार्मा डेफिनेटली हमें अच्छा लगता है सेक्टर, तो वहां पे फार्मा, हेल्थ केयर एंड जो क्वालिटी कंपनीज है, और टू सम एक्सटेंट लार्ज कैप फोकस थोड़ा बहुत किया है। बट यस, जो दो थीम है हमारे वो ये है कि क्वालिटी के तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और जो इंक्रीमेंटल जो डिप्लॉयमेंट अगर न्यू आइडियाज की भी हम तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा लार्ज कैप बीटा फोकस कर रहे हैं रादर देन स्मॉल कैप आइडियाज। ये ब्रॉड एरियाज ऑफ फोकस है हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे लिए समय निकालने के लिए। फिर आपसे जल्द बातचीत होगी। फिलहाल उम्मीद यही करें जब अगली बारी बातचीत होगी मार्केट सस्टेन करे इस अपने अप मूव को। मार्केट की चाल जो आज एक अच्छे खासे पुल बैक की है, हालांकि ध्यान रखिएगा 65 तक का जो हाई दिखाया था उससे थोड़ा सा नीचे आकर 42 के आसपास इस समय आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन मोमेंटम बना हुआ है। अब ऐसे में BTST या STBT, चलिए वो ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। समित बताइए, तेजी या मंदी, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे तेजी के साथ जाना चाहेंगे। स्पेसिफिकली स्टॉक स्पेसिफिक इंडिया मार्ट हमें काफी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक ने एक रिसेंटली एक स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन देखी थी, बट कहीं ना कहीं उसके जो प्रीवियस स्विंग लोज थे उसके आसपास इसने होल्ड किया है। कल हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन था और आज उसने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ट्रैवर्स किया। तो ओवरऑल प्राइस फॉर्मेशन यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये बाउंस बैक और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो इंडिया मार्ट में हम 2847 के टारगेट के लिए लॉन्ग करने की सलाह देंगे, जिसमें स्टॉप लॉस होगा वो 2690 का रहेगा। नतीजे आ चुके हैं इंडिया मार्ट दिन के हाईस पर, और BTST का एक बढ़िया आइडिया आता हुआ समित की तरफ से। खरीदारी कर लीजिए इंडिया मार्ट इंटरमेश में। जतिन जी, रडार पे कौन सा स्टॉक क्या कैरी करोगे आप? BTST है, कुछ STBT है साहब? हम लॉन्ग ट्रेड के साथ जाना चाहेंगे। हमको लगता है कि पुल बैक जारी रहेगा, तो BTST करना चाहेंगे। और उसमें पावर ग्रिड एक स्टॉक मैंने नजर में आ रहा है, तो मेरे को लगता है कि इसमें एक फॉलिंग चैनल का एक 5 वेव डिक्लाइन का एक रिट्रेसमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो पावर ग्रिड के साथ बाय करके चलना चाहेंगे। हम 198 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर में 204 से 206 तक के लक्ष्य के साथ हम BTST ट्रेड सजेस्ट करेंगे। ओके, पावर ग्रिड, BTST आइडिया एक और आता हुआ आपकी स्क्रीन पे। मानस, अपने पुल बैक के टारगेट्स 19,200 के है ना, उसके बाद रीअसेस करेंगे। ये शायद मंडे तक ये मोमेंटम हो सकता है एक्सटेंड कर जाए। बिल्कुल, ये मान के चलूं, है ना? जी बिल्कुल। देखिए 19,225 टारगेट है, जो कि 38.20% रिट्रेसमेंट लेवल है। पूरा जो क्रैक हमने रिसेंटली देखा है उसका। हाँ, तो वो लेवल्स वॉच आउट करेंगे। उसके बाद खैर एक्सपर्ट्स होंगे तो रीअसेस कर लेंगे उस समय क्या मूड माहौल है। पर वो है पुल बैक के वहां तक के टारगेट्स 200-225 के। मानस, हमारा आज का ट्रेड कौन सा? देखिए टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन फाइनली स्टॉक ने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, जिसको देख के लग रहा है कि रिकवरी देखने को मिलेगी और मीनिंगफुल रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ये एक BTST कॉल है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1584 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1650 के टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो टाटा कम्युनिकेशंस में एक बाय कॉल। कविता जी बताइए, आपका ट्रेड तेजी या मंदी? या आशा जी, सो तेजी का ही रहेगा। और शो की शुरुआत में जो मैं आपके साथ शेयर की थी दैट इज ऑन वोल्टास, जो कि पोजिशनल ट्रेड की तरह मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसी को आप BTST की तरह लेकर जा सकते हैं। 825 के स्टॉप लॉस के लिए फॉर द गिवन टारगेट ऑफ 848, 855। ओके, वोल्टास अभी शर्मिला का फंडामेंटल आइडिया भी था, तो भैया फंडामेंटल पिक भी है, ट्रेडिंग आइडिया भी है, पोजिशनली भी था, और ये BTST की तो हर पैमाने पर वोल्टास एक्सपर्ट्स को इस पैनल को पसंद आ रहा है। गावा सर, आज का ले जाने वाला आइडिया कौन सा स्टॉक? BTST, और वो है SBI कार्ड। यस, अच्छा मोमेंटम है, बहुत बढ़िया गैप अप होना है, ब्रेकआउट गैप है। ट्रेड कर रहा है 789 पर, स्टॉप होगा 780। मेरे ख्याल से टारगेट 800 का होना चाहिए। 800, 810 ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। SBI कार्ड। ओके, तो ये फिलहाल ट्रेड्स और सारे ट्रेड्स तेजी की तरफ ही बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब डीलिंग रूम में किन स्टॉक्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, कहां पर पोजीशंस तेजी या फिर मंदी की बन रही हैं, यतिन के पास चलते। यतिन बताइए, क्या कह रहे हैं डीलर्स? गुड आफ्टरनून हर्षद और आशीष। देखिए सिप्ला ये काउंटर है जिसके रिजल्ट्स आए और
आज डीलिंग रूम से सबसे ज़्यादा चर्चा इस काउंटर की हो रही है क्योंकि रिजल्ट्स भी अच्छे हैं और नॉर्थ अमेरिका के सेल्स भी बहुत बढ़िया आई हैं। डीलर्स को लगता है यहाँ BTST की ट्रेड बन सकती है 20 से 30 रुपए के अपटिक के लिए, क्योंकि शायद यहाँ आपको नंबर्स अपग्रेड होते हुए दिखाई पड़े और ऑब्वियसली यहाँ M&A न्यूज़ भी है, तो कहीं ना कहीं ये काउंटर है जो डीलर्स को पसंद आ रहा है डिफेंसिव के तरीके पे। दूसरा जो एग्रेसिव बैट है डीलर्स का वो है मारुति पे, क्योंकि बहुत सारी FIs यहाँ खरीदारी कर रही हैं आज। रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त है, 10.5% के मार्जिन के अनुमान के सामने 12.5% के आसपास के मार्जिन आए हैं और डीलर्स को लगता है कि EPS अपग्रेड्स एनालिस्ट करेंगे, जिसके कारण यहाँ भी थोड़ी बहुत पोजिशनल या BTST की ट्रेड आप ले सकते हैं। 11,000 रुपये से थोड़े ऊपर के टारगेट्स यहाँ डीलर्स रख रहे हैं इस काउंटर पे, तो मारुति एक काउंटर है अर्निंग्स के बाद जो डीलर्स को पसंद आ रहा है। और डीलर्स का नारायण मूर्ति साहब के 70 घंटे काम करने पर क्या मानना है? वो तो ऐसे भी जो मार्केट आवर्स अगर एक्सटेंड हो गए तो 70 घंटे हो जाएंगे सबके। अच्छा, उन्होंने इस हिसाब से कैलकुलेशन किया उस कैंप से मिले हैं नारायण मूर्ति जो मार्केट आवर्स को एक्सटेंड करना चाहता है। और हम तो मीडिया वाले तो एक्चुअली में हम लोग 70 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, दिन रात जाते हैं, पर हमारे ओवर टाइम पे नहीं करते। हाँ नहीं, ओवर टाइम कहीं पे नहीं होता है भारत में, तो ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कुछ साल के एंड में बोनस होना ऐसा भी नहीं होता क्या? गावा सर होना चाहिए ना लॉजिकली, 100% होना चाहिए। आप तो भाई बोल बोल के कुछ होना है नहीं हमारा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। इसको मुहिम चढ़ाते हैं, मुहिम लगा दे सभी चलिए सिप्ला और मारुति रेडा पे। अच्छा, एक मैरिको के नंबर्स आने मेरे ख्याल से मंडे को आने। मैरिको पे एक काम करते, जतिन आप चार्ट रेडी रखना। ठंडे नंबर्स एक्सपेक्टेड है, डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ केवल 2 से 3% बढ़ेगी। खैर उन्होंने अपडेट में ऑलरेडी शेयर कर रखा था लोअर डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ की बात। टोटल इनकम 1.25% गिरेगी, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, मार्जिन एक्सपेंशन अच्छा होगा बावजूद इसके कि इस बार हायर एड स्पेंड्स हैं। जतिन चार्ट्स पे कैसा है? देखिए, अगर जो मैरिको की बात करूं तो वो एक रिसेंटली हमें एक शार्प करेक्शन देखने मिल रहा है, जिसके कारण वो 530 520 के जोन में जहां पे उसका 200 डे मूविंग एवरेज और डेली लोअर बोलिंगर बैंड के करीब आ चुका है। हमें लगता है कि आई थिंक इसमें अगर जो फॉल आएगा तो एक सपोर्ट बहुत ही करीब है, 530 520 का जोन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मेरे को लगता है ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। अगर जो वीक नंबर्स आते हैं तो मेरे को लगता है कि वहां पे वीकनेस पे बाई करना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल मैरिको और इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट कह भी रहा है कि ग्रोथ प्रीमियम सेगमेंट में ही है, रूरल मार्केट्स में पिकअप नहीं देखने को मिल रहा है। देखते हैं इस क्वार्टर में कमेंट्री में कुछ बदलाव आता है या नहीं। चलिए अब इस बीच खिलाड़ी नंबर 1, और खिलाड़ी नंबर 1 का ये हफ्ता थोड़ा सा पेनफुल था। कुछ जानकारों के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न्स बने, लेकिन जीते पंकज रांदर है 7.8% के रिटर्न्स के साथ। ब्रिजेश ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ब्रिजेश पॉजिटिव साइड पर थे और उसी दिन मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हो गया और वहां से रिकवर होना कुछ लोगों के लिए जाहिर तौर पर ये ऑब्वियस है मुश्किल रहा होगा इस हफ्ते भी। तो पंकज, कांग्रेचुलेशंस, एक शानदार परफॉर्मेंस आपने दिखाया है एक बहुत ही पेनफुल हफ्ते में। ये बताइए इंडेक्स पर अब व्यू क्या बन रहा है, कुछ कॉन्फिडेंस लौट रहा है कि नहीं? Thank you very much, Arshada ji, and thank you for giving me this wonderful opportunity. मैम, जैसे डे फर्स्ट को जैसे मेरा व्यू था कि 18,980 का एक लास्ट होप था, अब वो थोड़ा ऊपर होके आया है 18,950, वो मेरा अभी एक होप रहेगा, लेकिन बुल रन जो है वो 19,430 के ऊपर ही शुरू होगा। तब तक जो भी अगर हाई मिलेंगे मार्केट के अंदर तो उसके अंदर हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये अभी तक बाय ऑन डिप्स मार्केट नहीं बना है, ये सेल ऑन हाई वाला मार्केट ही है। अच्छा, आपके कुछ ट्रेड्स हमने स्क्रीन पर दिखाए थे, लेकर आइएगा एक बार प्लीज डायरेक्टर साहब वो सभी ट्रेड्स को। इनमें से कौन सा आप कैरी करेंगे? L&T फाइनेंस जो शॉर्ट साइड का ट्रेड था, लेकिन क्रेडिट एक्सिस, ICICI, AU फाइनेंस ये सब तेजी वाले स्टॉक्स थे, इनमें से कौन सा आपने कैरी करना है? मैं क्रेडिट एक्सिस के ऊपर मेरा अभी भी काफी वेटेज रहेगा मैम। मेरे 1700 के टारगेट्स थे, लेकिन गेम शो के चलते हुए मैंने उसको थोड़ा जल्दी कवर कर लिया था, लेकिन 1700 के जो टारगेट्स थे वो इंटैक्ट है। आज ही 1638 का टॉप देकर वो नीचे आया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कोल इंडिया जो मैंने कल का एक ट्रेड दिया हुआ था वो और क्रेडिट एक्सिस के साथ में आप लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रहना ज्यादा मुनासिब रहेगा।
शुक्रिया पंकज, ऑल द बेस्ट आने वाले हफ्तों के लिए। ये फिलहाल एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा है। स्पीच डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आ गए आशीष। यस, अच्छे हैं, जैसे सिप्ला के अच्छे थे, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज के भी अच्छे नंबर्स। हर पैमाने पर हमारी एक्सपेक्टेशंस को बीट करता हुआ 6820 करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज एक्सपेक्टेशन 6880 करोड़, हमारी एक्सपेक्टेशन से 60 करोड़ बेहतर। उसके बाद ऑपरेशनली हाईलाइट है 28.3% के मार्जिन, मोटा मोटी बाजार वर्क कर रहा था, आए 31.7%, 28.3 से 31.7, ये है डिफरेंस ऑपरेशनली परफॉर्मेंस में। और इसलिए 1270 1280 करोड़ के जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस थी उसके सामने 1480 करोड़ रुपए का आंकड़ा हुआ। नंबर्स को कोई कंप्लेंट, एटलीस्ट जो अब तक फ्लैश हो रहे हैं नंबर्स, टॉप लाइन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, बॉटम लाइन, सब स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस को बीट कर रही है। चार्ट का चेक ले लिया जाए। मानस, डॉक्टर रेड्डीज प्लीज देखिएगा, लो लेवल से रिकवर हो रहा है, नंबर्स अच्छे हैं। तो देखिए 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि जब तक कंफर्मेशन ना देखने को मिले, 5550 के ऊपर स्टॉक ना निकले, तब तक आपको एग्रेसिव होकर खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 5325 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। भैया कूदे ना, कन्विक्शन आएगा जब 5550 के लेवल्स के ऊपर डीआरएल जाता हुआ नजर आए। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सेशन की समाप्ति का समय हो चुका है। हर्षदा, क्लोजिंग समारोह करेंगे क्या? जी हाँ, एकदम आशीष। और आज का दिन थोड़ा सा मार्केट के लिए बेहतर रहा है। लगातार उन 6 दिनों की बिकवाली से कुछ ब्रेक मिला। 19,060-65 तक का है हमने छुआ था, और वहां से अगर आप कंपेयर करें तो उसी रेंज में और एक पॉजिटिव क्लोज देखने को मिला है, वही एक बड़ा रिलीफ है। 1% तक के गेंस देखे जा रहे हैं। निफ्टी में 192 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक का भी तेजी में था, 530 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली। अब देखिएगा मिड कैप इंडेक्स में भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखा गया, 583 पॉइंट्स तक का इजाफा, और एडवांस डिक्लाइन रेशियो उस लिहाज से बेहद पॉजिटिव थी, और दिन भर वो मोमेंटम मार्केट ने होल्ड किया है। निफ्टी आईटी आज करीब 1.25% गेंस के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ स्टॉक्स जो आज आउट परफॉर्म करने में कामयाब थे, श्रीराम फाइनेंस लेकर आएंगे। नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस का थम्स अप आया, वो स्टॉक 7.25% से ज्यादा भागता हुआ दिखाई दिया है। कैनरा बैंक के नंबर्स, पीएनबी के नंबर्स पर एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है, इनमें तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। लेकिन अगर आप दिग्गजों की तरफ आएंगे तो एसआरएफ, जिसके नंबर्स इसी शो के दौरान आए थे, वहां पर आप देखिए 3% की तेजी पर वो स्टॉक जाकर टिकता हुआ दिखाई देगा। दूसरा 17 एक्सिस बैंक, जहां पर तेजी में ही रहा है। एचसीएल टेक में अच्छे खासे गेंस, कोल इंडिया में अच्छे खासे गेंस, और मारुति के नंबर्स भी बम्पर साबित हुए, तो वो भी काउंटर लगभग इंट्राडे में 4% तक का इजाफा दिखाने में कामयाब था। क्लोज हालांकि 1% के आसपास आ रहा है। तो ये कुछ टॉप परफॉर्मर्स आज के रहे हैं। हीट मैप आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही साथ आपको फिर दिखाएंगे कि सिचुएशन फिर ओवर द वीक किन स्टॉक्स की कैसी रही है, क्योंकि पूरा हफ्ता वैसे बिगड़ा हुआ था। आज ज्यादा तेजी देखने को मिली है, और गिरने वाले शेयरों की संख्या सिर्फ एक लाइन में सिमट कर रह गई, और ये सभी वो काउंटर्स है, बैंक्स है, ऑटो कंपनियां हैं, आईटी स्टॉक्स है, जिनमें तेजी बनती हुई। रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर से पहले करीब 1.5% ऊपर रहा। तो 200 पॉइंट की बढ़त पर आपको निफ्टी 50 टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। वीकली हाल इस मार्केट का आपकी स्क्रीन पर भी लेकर आते हैं, और ओवर द वीक कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखा एक अच्छा खासा झटका लगा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अच्छा, तेजी वाले काउंटर्स देखिए, एक्सिस, एचसीएल टेक और कोल इंडिया ये गेनर्स थे, लेकिन एक्सिस ही है जो करीब 1% से ऊपर, बाकी सब स्टॉक्स में 0.5%, 1% तक के ही गेन्स देखने को मिले हैं। लूजर्स लेकर आइए, क्योंकि ये हफ्ता ज्यादा पेनफुल साबित हुआ है। तो यूपीएल 7.5% गवा चुका था, अदानी एंटरप्राइजेज लगभग 5.5% के नुकसान पर, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, एशियन पेंट्स, ग्रासिम, ये टॉप लूजर्स हैं इस पूरे हफ्ते के। यहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया, और इस हफ्ते का पेन तो मिड कैप्स में था, वो भी काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। गुजरात पीपावाव, रिलायंस पावर, वैसे उसे देखना नहीं चाहिए। टीवी18 ब्रॉडकास्ट जैसे काउंटर्स में हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा सबसे ज्यादा वीकनेस रही है, लेकिन फ्राइडे एक रिलीफ लेकर आया थैंकफुली। 19,000 के ऊपर का एक क्लोज, नवंबर सीरीज का पहला दिन आपके सामने। चलिए सीधा सौदा का अपडेट क्या था आशीष और साथ ही साथ नीरज के बीच का जो मुकाबला।
वीनस पाइप, कर्नाटका बैंक, लेमन ट्री, उग्रो कैपिटल या आशीष के टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं। नीरज ने भी तेजी वाले ट्रेड्स ही पकड़े। श्रीराम, ये ओरिएंट प्रो मेरे ख्याल में 3 दिनों से कैरी कर रहे हैं, आज भी 5% का अपर सर्किट। KRBL और होम फर्स्ट फाइनेंस में भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। अच्छा रहा परफॉर्मेंस नीरज जी का बहुत अच्छा रहा, आपका क्या भी अच्छा रहा? रहा। मेरा भी तो अच्छा रहा। Of course. चलिए जाते जाते दिखा देता हूँ एक बार यूएस के फ्यूचर्स 1/4 से 1% की तेजी डाइजेस्ट करके जा रहे हैं। देखते हैं अब मंडे को किस तरह के समीकरण बैठते हैं। पर आज के इस प्रोग्रामिंग में इतना ही। जो पैनल में सब बैठे हैं सबका धन्यवाद हफ्ते के आखिरी दिन हमारी मदद करने के लिए। अब आप लोगों से मुलाकात सोमवार को सुबह 6:57 पे होगी। पर सीन की आवाज पर ब्रेक के उस पार भी न्यूज कवरेज कंटिन्यू